हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू दीपक क्लासेस। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल दीपक क्लासेस में। और हमारा जो फिजिक्स शॉर्ट ट्रिक है, मतलब आप ये कह सकते हैं ये सीरीज में स्पेशली नीट वालों के लिए डिजाइन कर रहा हूँ और जे वाले एस्पिरेंट भी देख सकते हैं इसको। रोटेशनल डायनामिक्स चैप्टर का एक बहुत बड़ा डर है बच्चों के मन में कि इस चैप्टर से क्या क्वेश्चन आएंगे, चैप्टर बहुत बड़ा है। तो बच्चों, मैंने एक बहुत शॉर्ट वीडियो और एक बूस्टर टाइप की वीडियो, ये सीरीज जो आपकी आ रही है, इसमें आज सेकंड टॉपिक इसको लिया है। ये हमारा आज सेकंड लेक्चर भी कह सकते हैं आप। इससे पहले मैंने थर्मोडायनेमिक्स पे वीडियो बनाई थी, तो आज हम रोटेशन पे बना रहे हैं। और जो मेन 8 या 10 टाइप है उस पर हम आपको बता रहे हैं और आप फिर जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उन्हीं पे करेंगे, ठीक है। चलिए, 1 महीना है तो हम कुछ ऐसा करते हैं जिससे हमारा आउटपुट जरूर निकले। तो पहला टॉपिक है हमारा सेंटर ऑफ मास। आप सभी को पता होगा सेंटर ऑफ मास क्या होता है। किसी भी जब हमारे पास सिस्टम ऑफ पार्टिकल हो जाते हैं, एक पार्टिकल के लिए तो आप बोल सकते हैं कि पॉइंट मास है, उसका मास डिफाइन है। अगर आपके पास सिस्टम ऑफ पार्टिकल है, उसके पास सारे बहुत जितने भी पार्टिकल हैं सबके पास मास है। तो हम जो अपना फोर्स अप्लाई करेंगे, जो वेलोसिटी देखेंगे पूरा सिस्टम का, वो एक ऐसा पॉइंट एज्यूम करते हैं जहां पर सारा मास क्या है, कंसंट्रेटेड है, ठीक है। तो उसको ही हम सेंटर ऑफ मास कहते हैं। काम की बातें क्या हैं? काम की बातें ये हैं कि सेंटर ऑफ मास जो होता है बच्चों, वो कोऑर्डिनेट सिस्टम के इंडिपेंडेंट होता है। कभी भी सेंटर ऑफ मास कोऑर्डिनेट सिस्टम पे डिपेंड नहीं करता है, पहली बात। दूसरा, सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल फोर्स से ही आपके सेंटर ऑफ मास को चेंज कर सकते हैं। जो इंटरनल फोर्स होते हैं, जो म्यूचुअली अपोजिट, आप ये भी बोल सकते हैं जो इंटरनल फोर्स होते हैं वो म्यूचुअली कैंसिल भी हो जाते हैं, ठीक है। और एक्सटर्नल फोर्स जब तक बॉडी पे नहीं लगेगा तब तक आपका सेंटर ऑफ मास चेंज नहीं होगा। अब 2 तरह के मास के डिस्ट्रीब्यूशन हैं, एक है डिस्क्रीट और एक है कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये हो गया जब आपको मास की वैल्यू गिवन होगी, ठीक है। उस केस में जब फॉर्मूला होता है वो आप वेक्टर के फॉर्म में ऐसे लिखेंगे, R इक्वल टू जो कोऑर्डिनेट होंगे सेंटर ऑफ मास के, M1 R1, जो भी आपको मास दिया है उसका पोजीशन वेक्टर भी दिया होगा, M2 R2, ऐसे ही M3 R3, M4 R4, और नीचे आपको इसका क्या करना है, सम ऑफ मास कर देना है। सिमिलरली अगर आप कहोगे नहीं सर हमें तो x और y के टर्म में बताइए, तो अगर आपको कोऑर्डिनेट का लिखना है तो कोऑर्डिनेट का हो जाएगा M1 x1 प्लस M2 x2। तो आपको जो भी मास है उस मास का कोऑर्डिनेट लेना है और उसका प्रोडक्ट कर देना है। सिमिलरली अगर YCM लिखना है, y कोऑर्डिनेट लिखना है, तो M1 y1 प्लस M2 y2 और अपॉन में क्या हो जाएगा, सम ऑफ मास। तो ये है डिस्क्रीट मास के लिए। अगर कॉन्टिन्यूस मास होगा तो कॉन्टिन्यूस मास के लिए जो सेंटर ऑफ मास होता है वो हमारा क्या होगा, एक आपको x के टर्म में दे देगा, जो मास है या मास डेंसिटी दे देगा। तो वहाँ पर जो आपका सेंटर ऑफ मास होगा वो होगा 1/m और कोऑर्डिनेट r, और यहाँ पे होगा एक स्मॉल एलिमेंट ऑफ मास जिसको हम बोलते हैं dm, ठीक है। और अगर आप कहें सर xcm क्या होगा, तो xcm आपका हो जाएगा, मास तो मास ही रहेगा और यहाँ पे एक x आ जाएगा और dm तो dm ही रहेगा। सिमिलरली अगर आप ycm देखें कॉन्टिन्यूस का, तो 1/m हो गया और यहाँ पे ydm हो गया, ठीक है। तो ये तो हमारी बेसिक सी बात हो गई, ठीक है। अब यहाँ पर आप एक बात ध्यान रखिएगा, जो सेंटर ऑफ मास होंगे, ठीक है, सेंटर ऑफ मास पे हम क्या करेंगे, आपको मास डेंसिटी दी रहेगी। कई बार ऐसा होगा एग्जाम में आपको मास डेंसिटी दी रहेगी, तो मास डेंसिटी मतलब कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन, और कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन में जो आपका फॉर्मूला अप्लाई होगा वो आपका, फिर मैं x के लिए लिख देता हूँ जैसे, तो XCM का हो जाएगा, आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी लिमिट आपको दी है a to b, जब भी आपको जितना भी दिया है अपॉन में mx मास और dx, ठीक है, जो भी मास डिस्ट्रीब्यूशन दिया है। सिमिलरली a to b, यहाँ x का इंटू करना पड़ता है किसमें, मास डिस्ट्रीब्यूशन के फंक्शन में। क्लियर है? अगर y पूछेंगे तो y का इंटू, z पूछेंगे तो z का इंटू। ये तो आपका एक बेसिक सा चार्ट हो गया सेंटर ऑफ मास के बारे में। अब आप कुछ पॉइंट इंपॉर्टेंट नोट करेंगे, जैसे क्या,
पहला पॉइंट ये है, फर्स्ट पॉइंट ये है सेंटर ऑफ मास में कि जो सेंटर ऑफ मास है, जो आपका सेंटर ऑफ मास है वो बॉडी के आउटसाइड भी हो सकता है और बॉडी के इनसाइड भी हो सकता है। ठीक है, अच्छा जी। और इनसाइड के तो आपको ढेरों एग्जाम्पल पता है, आउटसाइड के मैं आपको बता दूं, जैसे कोई रिंग है तो रिंग में यहाँ पर होगा सेंटर ऑफ मास, तो रिंग से बाहर हो गया। ठीक है, अच्छा जी आगे बढ़ते हैं। अगर आप सेंटर ऑफ मास में देखें तो सेंटर ऑफ मास में क्या होता है, सेंटर ऑफ मास जब चेंज करेंगे हम तो वो क्या चेंज कर देगा, इट्स पोजीशन करेगा। जब चेंज कोई भी सेंटर ऑफ मास आपका पोजीशन अगर चेंज कर रहा है तो वो आप समझ जाना वहाँ पर कौन सा मोशन चल रहा है, वहाँ पे ट्रांसलेशनल मोशन। मैं ये टॉपिक इसलिए बता रहा हूँ फैक्ट, क्योंकि पेपर थोड़ा फैक्चुअल बन रहा है आपका। ठीक है, तो ट्रांसलेशन मोशन अगर होगा वहाँ पे तभी आपका सेंटर ऑफ मास अपना पोजीशन चेंज करेगा, रोटेशन में ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, कई बार ऐसा क्वेश्चन आता है कि जैसे एक आपके पास एक हलो स्फीयर है, मान लो एक हलो स्फीयर है, क्लियर है, और आपने इसमें पूरा लिक्विड भर दिया, पानी भर दिया सपोज। ठीक है, ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के फैक्ट है, मैं इसलिए सारी चीज़ें बता रहा हूँ ताकि आपका बेस इस वीडियो से क्लियर हो जाए और आपको जो डाउट है वो इस वीडियो के हेल्प के द्वारा मैं आपका डाउट ख़त्म कर पाऊँ। जैसे हलो स्फीयर है, हलो स्फीयर का यहाँ पर सेंटर ऑफ मास है। ठीक है, अगर आप क्या करें, इसमें एक होल कर दें। ठीक है, अगर आप इसमें एक होल कर दें तो आपसे पूछा जाएगा, मान लो इधर कहीं होल कर दिया तो आपका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे शिफ्ट होगा, तो बच्चों सेंटर ऑफ मास हमेशा उस साइड होगा जहाँ पर मास ज़्यादा होता है, तो ये नीचे की ओर शिफ्ट करने लग जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि जैसे मान लो आपने सेंटर ऑफ मास देखा तो हम वेलोसिटी कैसे लिखेंगे सेंटर ऑफ मास में, तो जो कोऑर्डिनेट आपने x या r लिखा है वहाँ पर वेलोसिटी लिख लोगे, तो ये आपका वेलोसिटी की सेंटर ऑफ मास हो जाएगा। अगर आप एक्सेलरेशन यहाँ पे लिख दोगे तो क्या हो जाएगा, m1a1 प्लस m2a2 और अपॉन में m1 प्लस m2। ये कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो आपको ये ध्यान में रखने हैं। चलिए आगे चलते हैं। देखो इस चैप्टर में, ये चैप्टर बहुत आसान है, बस लोगों ने थोड़ा सा इसमें हवा बना रखा है कि बहुत टफ है करके। ठीक है ना, अच्छा अगला देखो, पहली ट्रिक हम ये देखते हैं इसमें। जहाँ जहाँ पे ट्रिक होंगे बच्चों मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। जैसे आपको एक ट्रायंगल दिया है और एक आपको क्या दिया है, आपको एक क्या यहाँ पे स्क्वायर दिया है, आपसे पूछा कि सेंटर ऑफ मास कितना होगा, और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अगर इसमें हम मास यहाँ पे m1 करते हैं, यहाँ पे m2 करते हैं, यहाँ पे m3 करते हैं सपोज। ठीक है, और इसकी साइड मान लो l दे देते हैं, तो जब भी ऐसी कंडीशन होगी तो आप यहाँ पे कोऑर्डिनेट सिस्टम सेलेक्ट कर लीजिए और एक मास को कोशिश करिए कि वो वर्टेक्स पे आ जाए। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, 0 0, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा l, 0, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस x में l है, और यहाँ की आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी। अगर ये l है तो ये हाफ में हो जाएगा l/2, और पाइथागोरस थ्योरम से कितना निकल के आ जाएगा, √3l/2। अब आपको करना क्या है, इसको x1 ले लो, y1 ले लो, x2 ले लो, y2 ले लो, x3 ले लो, y3 ले लो, और फॉर्मूला लगा दो। m1 क्या लगा दोगे, m1x1 प्लस m2x2 प्लस m3x3, और नीचे आपको सम ऑफ मास कर देना है। ठीक है, अब एग्जाम में जो डेटा दिया रहेगा उस हिसाब से आपको करना पड़ेगा। अच्छा सर हम इसमें कैसे करेंगे, देखो अगर ये स्क्वायर है, इसकी साइड मान लो a है और चारों कोनों में 4 मास रखे हुए हैं, मान लो यहाँ पे m1 है, यहाँ पे m2 है, यहाँ पे m3 है, यहाँ पे m4 है। तो जैसे आप कोऑर्डिनेट सिस्टम लोगे तो हमने एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बना दिया। कोशिश करो कि एक मास को कोऑर्डिनेट सिस्टम में ओरिजिन पे रखो, तो जैसे आप ओरिजिन पे रखोगे उससे क्या होगा कि आपका कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। तो ये a, 0 हो जाएगा, ये 0, a हो जाएगा, और ये a, a हो जाएगा। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं, क्योंकि हमने अभी पढ़ा था सेंटर ऑफ मास क्या होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम। आगे चलते हैं, कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट हैं, कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसकी ट्रिक मैंने कई बार आपको बताई भी होगी। सिटी हॉस्पिटल में
रुपये देंगे, ऐसे आपको याद रखना है, ठीक है। सिटी हॉस्पिटल में रुपये देंगे। अब आप यहाँ से देख सकते हैं ये जो सी है, इस सी का मतलब हो गया आपका कोन, सॉलिड कोन या आप कोन कह सकते हैं, ठीक है। और जो ये ट्रायंगुलर टी है, टी का मतलब हो गया ट्रायंगुलर लैमिना, ठीक है। ट्रायंगल के फॉर्म में एक लैमिना, ट्रायंगल लैमिना। और आप यहाँ पे ये भी कह सकते हैं हलो कोन, ठीक है। ये कोन कैसा है, ये सॉलिड कोन है, पहले दो कोन वाले हैं, ये भी आप कह सकते हैं। मैं हिंदी में इसलिए लिखा है कि इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, एच, अच्छा एच बच गया। एच का मतलब है हॉस्पिटल साहब, एच निकालो। एच का मतलब ये हो गया हलो हेमीस्फेयर, हेमीस्फेयर, ठीक है सर। आर हट गया, ए से सॉरी में मैं हट गया, आर से आपका रिंग आ गया, ठीक है। और एस से आपका क्या आ गया, सॉलिड स्फीयर आ गया। तो ये नाम याद होने चाहिए, उसके बाद आपकी कहानी सरल होनी चाहिए। सॉलिड स्फीयर और डी, डेंगे हटा दो, ठीक है। डेंगे, तो डेंगे से डी ले आओ, डी मतलब डिस्क, ठीक है। अब इसमें करना क्या है, इनका सेंटर ऑफ मास आपको याद करना है, ठीक है। सबसे पहले आपको एक फ्रैक्शन बनाना है, P/Q फॉर्म में एक फ्रैक्शन आएगा, ये हमने बना लिया। उसके बाद आपने क्या करना है, काउंटिंग बिल्कुल बीच में चलना है, 2 3 4। अब देखो ऑर्डर याद होगा तभी ये आप काम का रहेगा। तो 2 3 4 हो गया, और सेम यहाँ भी कर दो 2 3 4, ठीक है सर, ये तो हम समझ गए। आप देखो ये आपने कर दिया ना, इसके बाद आपका क्या है, खत्म हो गया लगभग सारी चीजें। देखो कोन की हाइट होगी तो हाइट लिख दो, लैमिना की भी क्या होगी, हाइट होगी तो हाइट लिख दो, स्पेयर की रेडियस तो आर लिख दो, रिंग की आर लिख दो, स्पेयर की आर लिख दो, डिस्क की आर लिख दो, ठीक है। अब पहले 3 तो कंप्लीट हो गए, दूसरे आपको ऐसे याद रखने हैं, पाई ये याद करना पड़ेगा, 8 पाई 3 पाई। मैं आपको कई बार बता दूं, एम्स में डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछा था। आप सिलेबस कम हो गया है आपका, तो सिलेबस कम हो गया तो पेपर टफ बनने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो ये तो आपका हमारा क्या हो गया, ट्रिक नंबर 2 हो गई। चलो कुछ क्वेश्चन देखते हैं, तब आप समझेंगे। जैसे आपके पास पहला क्वेश्चन है कि 2 आपके पास पार्टिकल हैं जो रेस्ट पे हैं, मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स ईच अदर अंडर, देखो ये वर्ड लिखा है ना, अगर म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, या लिखा है यहाँ पर इंटरनल फोर्स। मैंने आपसे पूछा, अभी आपको बताया कि भैया जो म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में हमारा फोर्स होते हैं वो कैंसिल कर देते हैं एक दूसरे को, तो सेंटर ऑफ मास में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, तो आंसर क्या होगा, 0। तो ऐसे उड़ाने हैं आपको क्वेश्चन अगर आप नीट के एस्पिरेंट हैं। अच्छा, ऐसे क्वेश्चन जेईई में भी पूछे गए हैं। जैसे आप सेकंड क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में आपसे कह रहे हैं कि 2 ऑब्जेक्ट हैं 10 kg 20 kg, उनको कनेक्ट किया है टू एंड ऑफ रिजिड रॉड, ठीक है। तो देखो अगर आप बेसिक फंडा समझ रहे हैं तो एक है 10 kg और दूसरा है 20 kg, और आप इन दोनों को कनेक्ट कर रहे हैं एक रॉड से। तो कह रहे हैं रॉड की लेंथ 10 मीटर है, ठीक है साहब। तो कह रहे हैं सेंटर ऑफ मास क्या होगा और कहाँ से, 10 kg से। देखो सिंपल सी बात है बच्चों, मैंने आपसे कहा था कोऑर्डिनेट सिस्टम इसमें लगा दो। तो अगर ये तो एक लाइन में दिया है, तो लाइन के एक्सिस में अगर आप देखें तो कोऑर्डिनेट सिस्टम कैसा हो जाएगा, इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0,0, इसका क्या हो जाएगा 10,0। अब आप जब सेंटर ऑफ मास निकालेंगे, इसको m1 ले लो, इसको m2 ले लो, ठीक है। एक्स एक्सिस में दिया है तो y का तो कोई काम ही नहीं है, तो x का ही काम है। और देखो जो ओरिजिन वाला पार्ट लिया है उसको लो ही मत, तो अपॉन में क्या हो जाएगा, मास का सम 30 और ये हो जाएगा 20 × 10, तो आंसर कितना आ जाएगा 20/3। ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, ये 20/3 है, तो पहला आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। तो देखो ऐसे उड़ाते हैं क्वेश्चन को, क्लियर है। अच्छा, ये 2 मास सिस्टम थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है आपके नीट के हिसाब से, ठीक है। हम कैसे समझें इसको, देखो जब भी 2 मास दिए हैं, जैसे m1 दिया है और ये m2 दिया है, कोई भी रॉड है उसमें दोनों मास दिए हुए हैं,
मैं सपोज ये एज्यूम कर रहा हूँ कि इन दोनों के जो हमारे सेंटर ऑफ मास, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस आर है। हम एक जनरलाइज केस इसमें डिस्कस कर रहे हैं, तो इसका सेंटर ऑफ मास बीच में होगा कहीं पर, ठीक है। तो अब जो हमारा सेंटर ऑफ मास की वैल्यू होगी वो आप फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। किससे? आर सी एम इक्वल टू, अगर इसका पोजिशन वेक्टर R1 है, इसका R2 है, तो हम कर सकते हैं M1 R1 प्लस M2 R2 अपॉन में M1 प्लस M2। और वहीं अभी हमने देखा, अगर हमें लेंथ गिवन है, सपोज 1D में लेंथ गिवन है, तो इसका मतलब ये है कि R1 हमेशा 0 होगा। तो RCM की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी M2 R2 और अपॉन में M1 प्लस M2। ठीक है महाराज, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। ठीक, अब आप देखिए यहाँ तक तो हमने बना लिया। इसमें हम जब आगे बढ़ेंगे, आप एक पॉइंट ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि जो R है आपका वो हमारा 1/m है, मास के क्या है, मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, अब अगर ये वाली डिस्टेंस सपोज x1 है, ये वाली x2 है, ठीक है, तो जो x1/x2 होगी वो कितनी हो जाएगी, m2/m1। कई बार आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। क्लियर है? अब इसमें केस बनते हैं, अगर दोनों मास सेम हैं, देखो अगर दोनों मास सेम हैं तो सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा, सेंटर ऑफ मास होगा आपका मिड पॉइंट पे। अगर आपका m1 बड़ा होगा m2 से, सपोज m1 बड़ा हो गया m2 से, तो क्या होगा, आपका जो x2 है वो क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा x1 से। अगर आपका m1 छोटा है m2 से, तो आपका क्या होगा फिर, x1 यहाँ बड़ा हो जाएगा x2 से। तो ये एक छोटी सी आप चीज़ें समझ सकते हो। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 3 कह रहा है सेंटर ऑफ मास ऑफ ए बॉडी ऑलवेज कोइंसाइड विद सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो कह रहा है कि जो सेंटर ऑफ मास है वो हमेशा क्या होगा, कोइंसाइड करेगी। तो ये हमेशा नहीं होगा, कोइंसाइड तभी करती है जब उसका ज्योमेट्रिकल सेंटर कोइंसाइड कर रहा है। फॉर एग्जांपल, जैसा आपने कोई ये गोला बनाया तो ये इसका ज्योमेट्रिकल सेंटर है। अब यहाँ पर तभी जब उनकी जो हमारी एक्सिस ऑफ सिमेट्री है वो लाई करेगी, सेंटर ऑफ मास पे लाई करेगी, तभी हम कह सकते हैं ये दोनों कोइंसाइड करेंगे। तो ऑलवेज तो ट्रू नहीं है। कह रहे सेंटर ऑफ मास ऑफ ए बॉडी इज अ पॉइंट एट विच टोटल ग्रेविटेशनल टॉर्क ऑन द बॉडी इज 0। ठीक है, तो कह रहे हैं कि सेंटर ऑफ मास एक ऐसा पॉइंट है जहां पर टोटल, ये सही है क्योंकि उस पॉइंट पे जो R होगा वो 0 होगा और टॉर्क होता है R क्रॉस F। अगर R ही 0 होगा तो आपका टॉर्क 0 हो जाएगा। ठीक है, तो सेकंड सही है। अ कपल ऑन अ बॉडी प्रोड्यूस बोथ ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन इन अ बॉडी। अभी आगे हम इसको पढ़ेंगे, ये भी गलत है। मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1 मीन्स स्मॉल एफर्ट कैन यूज टू लिफ्ट लार्ज रॉड। ये ठीक है। और आपसे मैं कहता हूँ आप एक होमवर्क करेंगे, और होमवर्क है मैकेनिकल एडवांटेज वाला टॉपिक होगा आपका एनसीईआरटी में, आप उसको करेंगे और टॉपिक है उसका लीवर प्रिंसिपल। ठीक है, और इसमें लोड एफर्ट, ये इसको एक बार देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन आ गया। अब ये क्वेश्चन मैंने अलग अलग इसलिए सिलेक्ट किए हैं, इसमें मास डेंसिटी दिया है। तो जब भी मास डेंसिटी देंगे तो हम करेंगे क्या, अभी मैंने बताया था मास डेंसिटी के टर्म में जब हम निकालेंगे किसी का भी सेंटर ऑफ मास, तो हमें एक फॉर्मूला स्पेशली ध्यान में रखना है क्योंकि एग्जामिनर बहुत चालाक है, वो हमसे ये वाला पूछेगा क्या, XCM जो होगा यहाँ पे लिमिट लेनी पड़ेगी A to B, x का प्रोडक्ट और इसके साथ हमें जो भी मास डेंसिटी दी है उसको dx से इंटू करके, और अपॉन में सेम ऐसे ही A to B और mx dx। और यहाँ पर आप देखेंगे जो मास डेंसिटी है वो ये है, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, कह रहा है कि डिस्टेंस फ्रॉम 1 एंड टू 1 डायमेंशन, तो 0 to L मान के हम चल सकते हैं। तो 0 to L अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू हम अंदर यहाँ भेजें तो ये हो जाएगा रो नॉट। ठीक है, और x का इंटू इसमें करें तो क्या आ जाएगा, x माइनस एक्स क्यूब ओवर L स्क्वायर। ठीक है, और ये हो गया dx अपॉन में आपका आ जाएगा 0 to L
ठीक है, और ये हो गया रो नॉट और 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई एल स्क्वायर डी एक्स। बस आपको इंटीग्रेट करना है, और बहुत बड़ा इंटीग्रेट नहीं है। अगर रो नॉट बाहर निकालोगे रो नॉट कट जाएगा, एक्स का क्या हो जाएगा, एक्स का हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 या एक्स 4 बाई ए, और इसमें फिर 0 to l लिमिट रखेंगे तो आंसर बन रहा है 3l/8। इतना इंटीग्रेशन आपको आना चाहिए। हो सकता है आपके एग्जामिनर जैसे कि आप नीट वाले हैं mx को वो क्या कर दे, एक्स स्क्वायर रख दे, ठीक है। तो आपको प्रिपेयर रहना है इस फॉर्मूले के लिए। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है द डिस्क ऑफ मास इतना, यूनिफॉर्म सरफेस मास डेंसिटी इतना, ठीक है। एज सोन इन फिगर है, तो फिगर हमने नहीं बनाया है इसमें, और उन्होंने फिगर डिस्क का ऐसे बनाया था, अगर मैं आपको दिखा दूं ऐसे, ठीक है। और ये एक्स एक्सिस दी थी और ये वाई एक्सिस दी थी, ठीक। तो पूछ रहे हैं कि द सेंटर ऑफ मास ऑफ क्वार्टर डिस्क, ठीक है, इस क्वार्टर डिस्क का कितना होगा, ये पूछा था। तो अभी हमने पीछे किया था, अगर हम थोड़ा सा आपको पीछे ले जाए सेंटर ऑफ मास, तो सेंटर ऑफ मास हमने डिस्क का क्या किया था, 4r/3π। क्या किया था, 4r/3π। तो क्वार्टर डिस्क में एक्स और वाई कोऑर्डिनेट का कितना हो जाएगा, रेडियस यहाँ पर a है तो 4a/3π हमारा हो जाएगा। तो a की वैल्यू कितनी होगी, x की वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो देखो ऐसे क्वेश्चन के लिए हमें डायरेक्ट ट्रिक अपनानी है, जहाँ पर ट्रिक लग सकती है। तो ये टॉपिक था आपका सेंटर ऑफ मास ऑफ अ बॉडी। तो मैंने हर टाइप का क्वेश्चन करवाया और थ्योरी भी मैंने आपको बता दी। सेकंड जो हमारा आज का टॉपिक है वो क्या है, वो है आपका रिजिड बॉडी। वैसे तो इससे बहुत सारी चीज़ें हट गई हैं, लेकिन फिर भी ये सारे एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, आपको सारे फॉर्मूले आने चाहिए, ठीक है। तो रिजिड बॉडी में सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, ठीक है। तो अब आप देखिए बच्चों, जैसे हमारे जो ट्रांसलेशन मोशन है वहाँ पर जो काम मास का है वही काम यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया का है, और या वही रोल आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का है। इसको आई से लिखते हैं। तो किसी भी पार्टिकल में अगर आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, mr²। अगर सिस्टम है तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, मोर देन 1 पार्टिकल हैं, ग्रुप ऑफ पार्टिकल हैं, तो आपको ये करना पड़ेगा, ठीक। आप कहेंगे सर ये डेटा क्या कॉन्टिन्यूस के लिए है, बिल्कुल ये कॉन्टिन्यूस के लिए है, ये डिस्क्रीट के लिए, सॉरी, ये आपका किस मास डिस्ट्रीब्यूशन के लिए है, डिस्क्रीट के लिए है। अगर कॉन्टिन्यूस की बारी आएगी तो कॉन्टिन्यूस में आपका क्या होगा, r²dm, ठीक है। ये तो आपका क्या हो गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ये डिपेंड किस पे करेगा, कई बार 1-1 नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं, तो ये डिपेंड करेगा मास पे, मास का डिस्ट्रीब्यूशन पे। जो भी मास डिस्ट्रीब्यूशन है उस पे डिपेंड करेगा, मास पे डिपेंड करेगा, और जो आपकी एक्सिस ऑफ रोटेशन है उस पे डिपेंड करेगा, एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। जैसे कोई ये बॉडी है और इसमें बहुत सारे पार्टिकल है, मान लो एक पार्टिकल m1 ये है, तो ये इसकी जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है इस पे डिपेंड करेगा, ठीक है, क्योंकि यहीं से हमें ये r डिस्टेंस लेनी पड़ती है। अच्छा जी, इस पे सर डिपेंड नहीं करेगा, तो ये इंडिपेंडेंट होगा आपका, जितने भी वेरिएबल हैं, जितने भी टर्म्स हैं यहाँ पे, जैसे कि आपका एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, इन सब पे ये डिपेंड नहीं करेगा। तो इन पे क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा। तो कई बार यहाँ से थ्योरेटिकल आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भैया जो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो क्या चीज़ है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वही रोल है जो आपका मास का ट्रांसलेशन में है, ठीक है, या लीनियर मोशन में है, और ये आपका रोटेशन में, आप ये भी बोल सकते हैं ये एक प्रॉपर्टी है किसी भी बॉडी की जो आपका अपोज करेगा एनी चेंज ऑफ स्टेट ऑफ रेस्ट या रोटेशन, ठीक है। और अगर हमारे पास सिंपल पार्टिकल है, एक पार्टिकल के लिए mr², एक से ज़्यादा है तो mr² का समीशन, ये आपका कॉन्टिन्यूस के लिए हो गया। किस पे डिपेंड करेगा, ये क्वांटिटी जिन पे ये डिपेंड करेगा, किस पे डिपेंड नहीं करेगा, ये उसके टर्म हो गए, ठीक है, क्लियर है। और ये जो क्वांटिटी है, कई बार यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है, तो टेंसर क्वांटिटी है, तो आपके एग्जाम में टेंसर तो आएगा नहीं, तो आप उसको स्केलर क्वांटिटी में सेलेक्ट करना, ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं है।
क्लियर है यहाँ तक। और ये जो r डिस्टेंस है ये इस एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है कहाँ तक, उस मास तक। सेकेंड टर्म इसमें आता है जिसको हम k से लिखते हैं और टॉपिक है रेडियस ऑफ जाइरेशन। और इससे बहुत क्वेश्चन बनते हैं ये वाले टॉपिक से, चाहे जेई या नीट हो। तो रेडियस ऑफ जाइरेशन किसी भी एक्सिस, यहाँ पर हम जब डेफिनेशन लिखते हैं आपने पढ़ा होगा कि रेडियस ऑफ जाइरेशन अबाउट एन गिवन एक्सिस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन गिवन एक्सिस, तो उस रोटेशन एक्सिस की बात हो रही है। तो इसमें क्या है, इसमें तो डिस्टेंस ली थी हमने ना, इस एक्सिस से इस m1 की डिस्टेंस ली थी। सपोज पार्टिकल m2 यहाँ होता, हम यहाँ से भी डिस्टेंस ले लेते r2। लेकिन ये रेडियस ऑफ जाइरेशन हमारा है, इसमें क्या होता है, इसमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिया जाता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द एक्सिस, ठीक है। और उस पॉइंट में जहां पर सारा मास क्या है आपका कंसंट्रेटेड है, ठीक। फॉर्मूला इसका क्या होता है सर, इसका फॉर्मूला होता है mk², और आप यहां से k इक्वल टू निकालेंगे I/m। तो ये आपका रेडियस ऑफ जाइरेशन का फॉर्मूला है। सर रेडियस ऑफ जाइरेशन किस पे डिपेंड करेगा, तो बच्चों रेडियस ऑफ जाइरेशन जो डिपेंड करेगा, ये डिपेंड मैं इसलिए बता रहा हूँ, बहुत पेपरों में एडजर्सन रीजन में ये पूछा जा रहा है, ठीक है। तो डिपेंड्स करेगा, पहला आप ये नोट करिएगा, ये हमारा जो रेडियस ऑफ जाइरेशन है, एक तो ये डिपेंड करेगा आपका शेप साइज ऑफ बॉडी, जो भी बॉडी का शेप साइज है उस पर डिपेंड करेगा, पहली बात। दूसरा ये डिपेंड करता है आपका पोजीशन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन, पोजीशन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन, इस पे भी ये डिपेंड करता है, ठीक है। किस पे डिपेंड नहीं करता, मास पे डिपेंड नहीं करता, इंडिपेंडेंट जो होता है मास के होता है। पता लगा, आपने कहा फॉर्मूले में मास है, हम मास डाल देते हैं तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। अभी आगे हम जब जाएंगे तो वहाँ पे क्या होगा, हम वहाँ पे एक वर्ड लेंगे k²/r², ठीक है। तो जो k²/r² है ये भी हम रेडियस ऑफ जाइरेशन से निकालेंगे, ठीक। पहले कुछ स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट लेते हैं जिनका हमें क्या पढ़ना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सपोज एक रिंग है हमारे पास, पहले बच्चों इसमें पैरेलल एक्सिस और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम होती थी, थोड़ा बहुत मैं आइडिया दे दूंगा लेकिन अब वो नहीं है सिलेबस में। तो जैसे रिंग है, तो रिंग में आपको ये रिंग के रेडियस r है, आपको डायमीटर के अबाउट निकालना है, किसी भी रिंग के डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। और ये जो लाइन है, इसको मैं अगर I1 कह दूं, ये जो लाइन है, लाइन का बहुत यहाँ पर डिफरेंस है और इसके अबाउट रोटेशन हो रहा है अगर, और ये कैसी लाइन है, परपेंडिकुलर टू रिंग, ऐसे क्वेश्चन आएगा, परपेंडिकुलर टू रिंग। जो हम लाइन लिखेंगे वहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया में ऐसा आएगा। आप ये भी लिख सकते हो, एक के लिए मैं बता देता हूँ, बाकी आप सब देखेंगे। ऐसा लिखा हुआ आएगा, अबाउट एन एक्सिस, about an axis passing through center of gravity, CG लिख लेता हूँ, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन, ऐसा लिखा आएगा। तो आप समझ जाना ये वाली लाइन, ठीक। तो जो रिंग होती है बच्चों, उसमें आपको क्या ध्यान रखना है, जो रिंग में ये जो वर्टिकल लाइन में, देखो आपको ऐसे ध्यान रखना है, एक रिंग है तो रिंग का पूरे का मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²। अच्छा एक बात और ध्यान रखना, जो बच्चों आपका इनर्शिया है, किसी भी बॉडी के लिए इनर्शिया कांस्टेंट रहता है लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं रहता है, ठीक है। इनर्शिया अलग है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग है। तो देखो ये रिंग है, ये याद करने का तरीका है। अब ये रिंग में क्या हो गया, आपको क्या करना है, जैसे हमने ये एक्सिस बनाई तो इसमें दो हाफ हो गए, एक हाफ ये हो गया और एक हाफ ये हो गया, ठीक है। आपने देखा कि टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr होता है, ठीक है। तो हमारा जो रिंग है इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, mr², किसके अबाउट, ये है आपका अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू CG, ठीक है। ये बात ध्यान रख लिया। अब जब डायमीटर की बात करें तो डायमीटर में हाफ कर देना है इस एक्सिस का, तो आइए उनका हाफ कितना हो जाएगा, mr²/2। समझ में आया नहीं आया।
अगर आपसे पूछा जाएगा कि रिंग, देखो इतने फॉर्मूले याद नहीं होते लास्ट टाइम में, तो आप इसको समझो। अगर आपसे ये पूछा कि रिंग का कितना होगा तो आप क्या कर सकते हैं, आप कह सकते हैं सर हमें टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला रिंग में रख देना है, और डायमीटर में क्या होगा, ये आपका हाफ हो जाएगा, इतना आधा इतना आधा, तो आधा आधा क्या हो गया, ये mr² का बाई 2, यही पूछा जाएगा। लेकिन फिर भी कई बार पहले से जब हमारे सिलेबस में टॉपिक था तो वहाँ पे टेंजेंट के अबाउट पूछा जाता था, तो वैसे वो टफ नहीं है। देखो अगर ये यहाँ इसके अबाउट पूछ लिया, ये टेंजेंट हो गया, तो आपको कुछ नहीं करना है। देखो यहाँ पर पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगानी है। वो कैसे लगेगी सर, देखो इसके पैरेलल लाइन का कितना है mr², तो उसमें तुम्हें क्या करना है, जितना भी उसके पैरेलल लाइन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ठीक है, उसमें आपको mr² ऐड कर देना है। यही पैरेलल एक्सिस थ्योरम भी थी। तो अगर आपसे टेंजेंट का पूछें तो mr² हो जाएगा। टेंजेंट यहाँ भी हो सकता है। अगर आपसे इसके अबाउट पूछें, इसके अबाउट, तो इसके पैरेलल जो जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको पता है उसमें mr² ऐड कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया, यहाँ तक क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। जो रिंग का होता है सेम आपका होलो स्फीयर का भी होता है। अगर आपसे होलो स्फीयर दे दिया जाए और पूछा जाए कि होलो स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ एक्सिस के अबाउट, ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूले पूछे जाते हैं। इस एक्सिस के अबाउट वही कंडीशन है पासिंग थ्रू, क्वेश्चन में आएगा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताइए अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, ठीक है, या ओन एक्सिस। तो आप ये इसका जो होगा वो सेम उतना ही होगा जितना आपका रिंग का होता था, mr²। क्लियर है भैया, mr² ही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जब इसका आपने कैलकुलेट कर लिया, हो सकता है आपको ऐसे दे दे, जरूरी नहीं है आपको ये बना के दे दे, ठीक है, और आपसे पूछें कि इसका निकालिए, इसके अबाउट रोटेशन हो रहा है, ठीक है, ये जितना होगा ये रिंग के बराबर होगा। अगर इसके अबाउट आपको कैलकुलेट करना है तो आपका आंसर क्या होगा, ये आपको ध्यान में रखना है, mr²/2 प्लस ml²/12। ये आपका L है, ये पूरा आपका L है, और इधर आपकी रेडियस होगी R। ठीक हो गया। आगे चलते हैं। सेकंड जो बॉडी है वो है डिस्क। तो आपने रिंग का याद कर लिया कि जो अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन है, जितना भी रिंग का है उसका आपको हाफ कर देना है, ये हाफ हो जाएगा। और ये जो अबाउट डायमीटर था ये कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। ठीक हो गया, समझ गए। तो आपने वो समझ लिया तो ये आपको अपना आप ही आ जाएगा। अगर आपसे कहेंगे इसमें टेंजेंट का निकालो, मतलब लाइनें यहाँ आ जाएगी, मान लो इसका निकालो कह देंगे, तो आप क्या कर सकते हैं, इसके बगल वाली लाइन का कितना है mr², तो आप उसमें क्या ऐड कर दो, mr²। हमेशा mr² ऐड कर दो। r यहाँ पे क्या है, रेडियस है, तो कितना हो जाएगा 3/2 mr²। ठीक है, तो ऐसे हम डिस्क का निकालते हैं। तो जैसे रिंग का कनेक्शन था होलो सिलेंडर के लिए, वैसे ही इसका सॉलिड सिलेंडर से है, इसका सॉलिड का। आप अगर ध्यान दीजिए, जैसे कोई आप सॉलिड सिलेंडर लेंगे तो उसके ऊपर से अगर आप देखें तो वो कैसा बिहेव होगा, वो आपको बिहेव होगा जैसे कि वो क्या है, वो आपका डिस्क है। और होलो सिलेंडर लेंगे तो उसमें लगेगा वो जैसे कि रिंग है। तो जो केस आपका यहाँ पे उसमें होता था सेम यहाँ पे भी होगा। इसका कितना हो जाएगा, mr²/2। वहाँ भी mr²/2 था और यहाँ भी mr²/2 है। क्लियर है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। सारी चीज़ें हम आगे करते जा रहे हैं। सेम जैसे मैंने वहाँ पे बताया, अगर आपकी जो सॉलिड सिलेंडर है वो ऐसे हो गया सपोज, और आपको यहाँ निकालना है और उसका आपको याद हो गया, मान लो जैसे कि ये है, ठीक है, कहाँ था, ये था, तो हमने क्या लिखा था, mr²/2 प्लस ml²/12। सेम यहाँ पे भी करना है, बस 2 की जगह क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। समझ रहे हैं, 2 की जगह क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो इसके अबाउट हो जाएगा mr²/4 प्लस ml²/12। तो ये सॉलिड सिलेंडर हो गया। आगे बढ़ते हैं इसी में सॉलिड स्फीयर। अगर आपसे कहेंगे कि सॉलिड स्फीयर का बताओ, तो सॉलिड स्फीयर का आपसे अगर पूछा जाए कभी भी, तो आप क्या कर सकते हैं, सॉलिड स्फीयर के लिए हमारा जो फॉर्मूला होगा वो होता है 2/5 mr²। ठीक है,
और अगर यहीं पर हलो स्पेयर होगा, ठीक है, हलो स्पेयर के लिए कितना हो जाएगा, सेम कंसेप्ट है सॉलिड हलो में, ठीक है, हलो स्पेयर में हो जाएगा 2/3 mr²। देखो एग्जाम में कंफ्यूजन हो जाता है, क्या सर कैसे कंफ्यूजन, अगर ये सेंटर है, ये आर है इसका, सिमिलरली अगर ये सेंटर है तो ये इसका आर है, इसमें भी रेडियस, ठीक है, ये आर है। कंफ्यूजन ये हो जाता है कि यार 2/5 किसका था, 2/3 किसका था, तो ये अगर आप सॉल्व करेंगे तो 0.4 आ रहा है बन के, ठीक है, और ये जो है ये आता है 0.6, तो हेलो सिलेंडर का ज़्यादा होता है, तो इससे भी आप याद कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। एक दो और हैं, अब इतने कर ही लिए हैं फॉर्मूले, देखो आपको दिक्कत नहीं आई होगी ऐसा मैं उम्मीद कर रहा हूँ। अगर आपको रिंग का याद हो गया तो आपको इसका याद हो जाएगा, अगर आपको डिस्क का याद हो गया तो आपको ये याद हो जाएगा। इस सॉलिड सिलेंडर के बाद स्पेयर दो तरह के हैं, दोनों में mr² है, एक में 2/5 है, एक में 2/3 है, ठीक है। एक और हम डिस्कस करते हैं इसमें, और वो क्या है देखिए, जो हमारा रॉड होता है, कई बार पूछा जाता है, एनसीईआरटी में भी दिया है, मान लो एक रॉड है, ये सारे यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, इसमें मास जो है आपका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो जैसे मान लीजिए रॉड है जिसकी लेंथ आपकी L है, ठीक, और आपसे पूछा गया इस रॉड के मिड पॉइंट में कितना होगा, तो ये होता है बच्चों, तभी हमारा उसमें ml²/12 आ रहा था, क्योंकि रॉड का ml²/12 होता है। अगर आप इन दोनों में चलें सिलेंडर में तो यहाँ पर ml²/12 आ रहा था ये, इसका रीज़न यही था कि रॉड का जो बिल्कुल बीच में जो लाइन का होगा वो कितना होगा, ml²/12। और अगर किसी एक एंड से पूछेंगे ऐसे कि रॉड की इस एंड का कितना होगा, तो ये हो जाएगा ml²/3 हो जाएगा, L इसकी क्या है, लेंथ है, ठीक है। अच्छा जी, कई बार आपसे एक क्वेश्चन ऐसा आया था एक बार जेई में कि एक डिस्क दे दी थी, इसका पूछा था और ये एंगल थीटा दिया था, ठीक है। तो जब डिस्क की पूछेंगे आपसे तो डिस्क की कितना हो जाएगा, अगर ये डिस्क है इसका हो जाएगा mr²/2 हो जाएगा, ठीक है। और r क्या है यहाँ पे, r है यहाँ पे आपका रेडियस। लेकिन ध्यान देना, जब आपको ये डिस्क बनी हुई है आपके पास, ठीक है, यहाँ पर एक एक्सिस भी होगी कि किस एक्सिस के अबाउट आपको निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये बात ध्यान रखिएगा कि हमें जो भी एक्सिस में निकालना है उसी के अबाउट आप कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। अच्छा जी, वैसे आप मुझे कमेंट, चलो मैं बता ही देता हूँ, अगर आपसे क्यूब का पूछा जाए, एक क्यूब है, क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चन हैं पूछे जा सकते हैं, एक क्यूब है और क्यूब का आपसे पूछ लिया गया कि इसके बिल्कुल बिटवीन में बताइए कि कितना होगा, जो मिड पॉइंट से जब लाइन जाएगी ऐसे बीचों बीच से, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा। अगर इसका जो साइड है वो a है तो उसका होगा ma²/6, ठीक है। चलिए कुछ क्वेश्चन देखते हैं, तब आप में थोड़ी सी क्लियरिटी आएगी, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है द रेडियस ऑफ gyration ऑफ सॉलिड स्पेयर ऑफ मास m एंड रेडियस r अबाउट एन एक्सिस, किसी एक्सिस के अबाउट आपको कैलकुलेट करना है, और उसमें लिखा गया है टू द रेडियस ऑफ gyration ऑफ थिन हलो स्पेयर ऑफ सेम मास एंड रेडियस, ठीक हो गया। एक आपको सॉलिड स्पेयर दिया है, एक आपको क्या दिया है, हलो स्पेयर दिया है। अगर आप सॉलिड में जाए, ये सॉलिड है, तो देखो ये आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ठीक है, और रेडियस ऑफ gyration होता है, आप सभी को पता है I/m, ये तो होता है। तो अगर आप इसको इसमें रख देते हैं, किसमें, I की वैल्यू को यहाँ पुट कर देते हैं, तो ये कितना बनेगा, ये हमेशा रूट में निकल के आएगा आपका 2/5, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक r आ जाएगा। सिमिलरली अगर आप इस वाले का करते हैं तो इसका क्या हो जाएगा, I/m और रूट के अंदर, तो ये बन के आ जाएगा 2/3 r आ जाएगा। आपको इन दोनों का रेशियो करना है, ठीक है, और ये रूट में होगा। तो देखो कितना आसान क्वेश्चन है। तो आपको r तो कैंसिल ही होना है, आपको कोफिशिएंट जरूर पता होने चाहिए। तो जो क्वेश्चन 6 है आपका, इसमें होगा क्या, इसमें हो जाएगा आपका आंसर √3/5। क्यों होगा √3/5, क्योंकि सबसे इन्होंने पहले क्या दिया था, सॉलिड स्पेयर। सॉलिड का क्या हो गया, सॉलिड का हो गया 2/5 रूट के अंदर, और उसका हो गया 2/3 अंदर हो गया, r से r कट गया तो 3/5 आ गया।
सिमिलरली अगर आप इसका निकालें, कह रहे हैं कि रेडियस ऑफ जाइरेशन ऑफ अ डिस्क पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड नॉर्मल टू प्लेन, वही हो गया। डिस्क का मैंने आपको बताया था क्या होता है, mr²। तो रेडियस ऑफ जाइरेशन पहले केस में कितनी हो जाएगी, r/√2। आपको उसका स्क्वायर रूट कर देना है, मास हटा देना है। और टू द रेडियस ऑफ जाइरेशन ऑफ ए डिस्क अबाउट इट्स डायमीटर, और डायमीटर का कितना हो जाएगा, डायमीटर का हो जाता है mr/4, तो हो जाएगा r/2। ये K2 है और ये K1 है, दोनों का रेशियो पूछा है। तो रेशियो पूछा है तो r से r कट गया, 2/√2, तो आंसर √2 आ गया। देखो कितने सरल क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। ठीक है, एक और देखते हैं। देखिए, अरे फ्रॉम अ डिस्क रेडियस r मास ये एक सर्कुलर होल ऑफ डायमीटर को निकाल दिया। एक डिस्क है आपके पास, ठीक है, मान लो ये एक डिस्क है, एक डिस्क है, इसमें से आपने क्या किया, एक r/2 के गोले को बाहर निकाल दिया। मान लो ये r/2 है, इसको आपने बाहर निकाल दिया। तो पूछ रहे हैं व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट। जब आप इसको बाहर निकाल देंगे इससे, तो आपसे पूछा जा रहा है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना बच जाएगा। तो मतलब रिमूव पार्ट वाला क्वेश्चन है। तो देखो, ऐसे जब भी क्वेश्चन आते हैं तो आप कैसे कर सकते हैं, पहले इनिशियली जो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो कितना हो जाएगा, आपको देखना पड़ेगा कौन से एक्सिस। कह रहा है कि डायमीटर इतना इतना परपेंडिकुलर टू द प्लेन, मतलब आपको इस एक्सिस के अबाउट निकालना है, ऐसे। ऐसे निकालना है। और ये होता है कितना है, रिंग का होता है mr²/2। अब आप देखो, आपसे कह रहे हैं कि एक ऐसा इसमें से ये बाहर निकाल दिया है जिसका क्या है, जिसका जो हमारा ये जो पार्ट है, कुछ दिया है इसका डेटा, हाँ दिया है। देखो डायमीटर r है और एक हमने इससे कट कर दिया, मतलब ये हो गया हमने यहाँ से बाहर निकाल दिया है एक पासेस थ्रू रिम इतना, व्हाट इज इतना कट कर दिया। अच्छा, ऐसा जिसका r डायमीटर है, ठीक। तो आपको पता होना चाहिए कि जो मास है ना वो एरिया के प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। और जो इसका रिमूव मास हो जाएगा, रिमूव मतलब जिसको आपने बाहर निकाला, अगर वो डायमीटर के बराबर है तो r/2 से कितना आ जाएगा, ओरिजिनल मास अगर m है तो m/4 आ जाएगा। तो जो रिमूव मास हो जाएगा, वो रिमूव मास के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा रिमूव बॉडी का, जब ये बाहर निकल जाएगी बॉडी तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा। देखिए रिड्यूस मास है आपका m/4, ठीक है। और उसके साथ उसकी जो रेडियस है वो कितनी दे रखी है, r/2 दे रखी है, πr² लगाया है हमने यहाँ पे, तो ये हो गया r/2, ठीक है, इसका स्क्वायर। और फॉर्मूला होता क्या है, फॉर्मूला होता है हाफ mr², तो हमने हाफ का इंटू कर दिया, प्लस सेकेंड m/4 r/2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। सॉल्व करिए इसको, mr4 तो ये आ जाएगा 3/32 mr²। अब देखो, पहला तो हमारे ओरिजिनल इतना था, दूसरा हमने क्या किया, इस रिमूव पार्ट में इस वाले का निकाल दिया और ये कर दिया, ठीक है। एक इसका निकलेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एक इस पूरे का निकलेगा। तो पूरे के लिए हमने क्या किया, मास लिया और उसकी रेडियस r/2 ली, ये छोटे वाले का हो गया, और ये जब रिमूव कर दिया पार्ट, ये उसका हो गया। अब हमें रिमेनिंग करना है, तो हमें दोनों को माइनस कर देना है। तो I1 माइनस I रिमूव, तो दोनों को माइनस करेंगे तो 1 में से आपको 3/32 हटा देना है, तो 13/32 mr² आ गया। तो कहने का मतलब है जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपको करना क्या है, टोटल का तो आप इजीली निकाल लोगे। जो ये रिड्यूस वाला पार्ट है, इसमें आपको पहले रिड्यूस मास निकालना पड़ेगा कि जब ये हमने बाहर निकाल देंगे तो इसमें रिड्यूस मास कितना बचेगा। एक बार रिड्यूस या रिमूव वाले मास निकाल लोगे, फिर उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया से आपको डिफरेंस करना पड़ेगा। अच्छा, एक क्वेश्चन ये वाला है, इसको देखिए। कह रहा है 3 आइडेंटिकल स्पेयर है। अभी क्वेश्चन बस दिखने के बड़े हैं, इसमें कुछ है नहीं। कह रहे हैं कि तीनों का मास m है, रेडियस r है, और ये जो हमें एक्सिस दी है x डैश, इसके अबाउट आपको क्या करना है, ये टच कर रहा है, निकालना है, ठीक है। अब देखो हमें कह रहा है इसके अबाउट निकालना है। आप ध्यान दीजिए, मान लो ये पहला वाला है, ये दूसरी हमारी, ये तीसरी रिंग है, ये दूसरी रिंग है। आपको इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो देखो इसके तो बिल्कुल बीचों बीच से जा रही है, ये जो लाइन है इसकी कहाँ से जा रही है, बिल्कुल बीचों बीच से जा रही है। तो इसका कितना हो जाएगा, स्पेरिकल सेल का 2/3। स्पेरिकल सेल मतलब क्या हो गया आपका, हलो स्पेयर हो गया, ठीक है। तो 2/3 mr², क्योंकि सेल अंदर से बिल्कुल हलो होती है।
इस वाले का कितना हो जाएगा, देखो टेंजेंट के अबाउट है, हमें इसके अबाउट पता है कि इसके अबाउट कितना होगा, तो हम क्या करेंगे इसके लिए 2/3 mr², उसमें हम ऐड कर देंगे mr², तो अगर ऐड करके देखेंगे तो आ जाएगा 5/3 mr²। ये हो गया, और जितना इसके लिए है उतना ही इसके लिए भी होगा, क्योंकि इसका भी हमें ये वाला पता है और टेंजेंट के अबाउट निकालना है। ठीक है, तो ये 2 बार हो जाएगा, तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, 5/3 mr² को हमने डबल कर दिया प्लस 2/3 mr²। जब इसको हम सम करेंगे कितना आ जाएगा 12/3, तो 4 mr² आंसर आ रहा है। तो देखो इतने इजी क्वेश्चन यहाँ से होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है जो सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे टॉपिक है, मोशन इन इंक्लाइंड प्लेन, और इसमें काफ़ी शॉर्ट ट्रिक भी आने वाली है, और ये हमारा कौन सा टाइप है अभी तक का, तीसरा टाइप। मैं कोशिश कर रहा हूँ बच्चों कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो उसके बाद सीधा आपकी थ्योरी कवर हो जाए और आप किस में चले जाएँ, PYQ में चले जाएँ। एक बार आप ज़रूर PYQ कर लीजिए, और मैं नीट वालों को सजेस्ट करूँगा कि आप प्रीवियस ईयर जेई के 1-2 साल के PYQ कर सकते हैं। अभी हाल फिलहाल जेई बहुत ईजी आने लग गया है। ठीक है, तो जब भी इंक्लाइन प्लेन में आपसे मोशन पूछ रहा है, ठीक है, ऑब्वियस बात है यहाँ पे कोई नॉर्मल मोशन तो है नहीं, यहाँ पे रोलिंग मोशन है। आपका रोलिंग मोशन क्या होता है सर, रोलिंग मोशन होता है ट्रांसलेशन के साथ साथ रोटेशन भी हो रहा है। ठीक है, ऐसा मोशन जिसमें ट्रांसलेशन भी हो रहा है और रोटेशन भी हो रहा है, इस मोशन को हम रोलिंग मोशन कहते हैं। सपोज आपने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रख दिया, ठीक है, और ये हमने ऑब्जेक्ट का शेप रखा, ये जो एंगल है, जो ये इंक्लाइंड प्लेन का एंगल है, ये आपने थीटा एज्यूम कर लिया, और ये हाइट सपोज h है। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, जब ये रोलिंग मोशन करेगा, जब ये नीचे को गिरता हुआ आएगा, लुढ़कता हुआ आएगा, तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे जो एनर्जी होगी, मैंने एक एनर्जी कंजर्वेशन की भी वीडियो बनाई, उसमें भी ये बहुत अच्छे से बताया है ये वाला एग्जांपल। तो यहाँ पे जो भी पोटेंशियल एनर्जी होगी वो सारी की सारी जब ये यहाँ पे आएगा काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा जी, तो जब ये कन्वर्ट हो जाएगा तो होगा क्या सर, ये होगा कि पोटेंशियल एनर्जी mgh जो है वो आपकी रोलिंग काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। ये रोलिंग काइनेटिक एनर्जी है, और जो होती कितनी है सर, 12mv²। अभी आगे हम जब इसमें फॉर्मूला एक चार्ट में आपको बताऊंगा तो वहाँ पे बता दूंगा ये कैसे होती है। ये बन गई, तो यहाँ से कुछ फॉर्मूले बनेंगे। क्या, आपको वेलोसिटी अगर निकालनी है तो यहाँ से ही निकलेगी वेलोसिटी 2gh 1 + k²/r²। ठीक हो गया। आप कहेंगे सर वेलोसिटी के साथ साथ आप एक्सेलरेशन भी बताओ। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन लगाइए तो एक्सेलरेशन आ जाएगा आपका g sin थीटा, और अपॉन में हो जाएगा 1 + k²/r²। ठीक है, और वहीं अगर आप टाइम पीरियड निकालें तो टाइम पीरियड हो जाएगा 1/sin थीटा। ठीक है, और अंडर यहाँ पर होगा 2h/g 1 + k²/r²। ये आपका 3 फॉर्मूले हैं। आप कहेंगे सर k²/r² क्या है, k²/r², k तो रेडियस ऑफ जायरेशन है, उसको हमने डिवाइड कर दिया r² से। जब हमने इसको r² से डिवाइड किया तो ये जो है ये आपका क्या है, ये है बच्चों रेडियस ऑफ जायरेशन टू रेडियस का रेशियो, और जो मेजर करता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया को। क्या मेजर करता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को। तो सर क्या इसकी कुछ वैल्यू है, ये सब के लिए कुछ फिक्स वैल्यू होती है। जैसे अगर आपसे रिंग का पूछा जाए, कभी भी अगर आपसे रिंग का पूछा जाए और हलो सिलेंडर के लिए पूछा जाए, पूछा कभी नहीं जाएगा, क्वेश्चन में अप्लाई होगा, तो आप वहाँ पे डायरेक्ट कितना लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको रिंग का पूछा जाए, हलो सिलेंडर का पूछा जाए, तो आप वहाँ पे कितना रखिएगा, 1 रखिएगा। अगर आपसे डिस्क का पूछा जाए या आपसे सॉलिड सिलेंडर का पूछा जाए, डिस्क का पूछा जाए या सॉलिड सिलेंडर का पूछा जाए, तो आप क्या रखिएगा वहाँ पे 1/2। ये हमेशा
1/2 हो रहा है जो, ये तब हो रहा है जब हम इसको कहाँ से ले रहे हैं, हम इसको परपेंडिकुलर टू उसके एक्सिस से ले रहे हैं, क्योंकि ना परपेंडिकुलर टू प्लेन हम इसलिए ले रहे हैं जैसे कि कोई है तो ये रोटेट करेगा तो इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन जनरलाइज केस में बीच में ही आने वाला है। तो रिंग हो गया, डिस्को हो गया। और अभी भी बात हुई थी स्पेयर में भी आपसे कभी कभी ये पूछा जाता है, तो स्पेयर में ये सॉलिड स्पेयर हो सकता है और हलो स्पेयर हो सकता है। अगर सॉलिड स्पेयर है उसके लिए कम होता है, मतलब 2/5 होता है, और इसके लिए 2/3 होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। ठीक, पहला चार्ट आपको ये फॉर्मूला देखना है, दूसरा आपको ये देखना है। तीसरा एक और इम्पॉर्टेंट बात, अब आप ध्यान से देखिएगा इस टेबल को। इस टेबल में आप देख सकते हैं आपको सबकी वैल्यू दी है। आपको यहाँ पे रिंग की दी है, हलो स्पेयर सिलेंडर की दी है। तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं जो स्पेयर है, स्पेयर के लिए ये मिनिमम है। अगर आप क्वेश्चन ये आएगा कि आपने, जो कि एनसीईआरटी में है, आपने एक यहाँ पर क्या रखा, एक आपने यहाँ पे सॉलिड बॉडी रखी, ठीक है, या आप ये बोल लो एक सॉलिड, या एक ऐसा रखो, चलो सॉलिड ही रहने दो। आपने एक सॉलिड स्पेयर रखा, एक आपने रिंग रखा और एक आपने डिस्क रखा। तो क्वेश्चन आएगा कि कौन सबसे पहले नीचे आएगा। तो इस पे जाइए, तो देखो वेलोसिटी उसकी ज़्यादा होगी जिसका ये कम होगा, इसका ये उसी का कम होगा जहाँ पर k²/r² की वैल्यू क्या होगी, मिनिमम होगी। तो जो स्पेयर होता है, स्पेयर के लिए इसकी वैल्यू क्या होती है, मिनिमम होती है। 0.4 और 0.6 दो तो स्पेयर होते हैं ना, यहाँ पे कितनी होती है 0.4, और यहाँ पर रिंग के लिए कितनी होती है 1, इसके लिए कितनी होती है 0.5, ठीक है ना, या आप बोल सकते हैं हाफ। तो इसके लिए मिनिमम वैल्यू होती है, किसके लिए, सॉलिड बॉडी के लिए। तो जो स्पेयर है वो हमारा क्या होगा, वो बॉटम में जल्दी आएगा, ये फर्स्ट आपका बॉटम में पहुंचेगा, कौन, स्पेयर। और कौन सबसे देर में आएगा, रिंग सबसे लेट में आएगी, ये सबसे लास्ट में आएगी, क्योंकि इसका सबसे ये ज़्यादा वैल्यू होती है। यहाँ से आप इसको कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। चलिए आगे चलते हैं। जिसका भी ये वैल्यू कम हुआ, जिसका भी ये वैल्यू कम हुआ वो हमारा पहले आएगा। ठीक है, क्योंकि उसकी वेलोसिटी ज़्यादा हो जाएगी। आप खुद ही सोचिए, अगर ये मिनिमम होगा तो वेलोसिटी मैक्सिमम, तो फास्ट हो जाएगा ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, तो k²/r² सॉलिड स्पेयर का कम होता है, ठीक है, और रिंग का सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए रिंग जो है हमारा लास्ट में पहुंचेगा, सॉलिड स्पेयर आपका सबसे पहले पहुंचेगा। ये क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। चलिए कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, तब आपको ज़्यादा क्लियरिटी होगी। क्वेश्चन मैंने नीट के इसलिए ही रखे हैं क्योंकि मैं स्पेशली नीट के लिए डिज़ाइन कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे साथ इस चैनल में नीट के भी बहुत बच्चे जुड़े हुए हैं और मैं उनके साथ बहुत कोई ऐसा वो नहीं करना चाह रहा हूँ कि यार कुछ बाहर से करा दिया, अपना फ़ायदा देखूँ। ठीक है, तो लॉयल रहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अब देखो, ये सारी जो मैंने आपको बातें बताई ये मैं डायरेक्ट अप्लाई करूँगा, एग्ज़ाम में इतना टाइम नहीं है कि इनको मैं ड्राइव कराऊँगा। ठीक है ना, देखो अब पहला क्वेश्चन, एक सॉलिड सिलेंडर है, डायग्राम भी नहीं बनाएंगे हम, ऑब्वियस बात है, ऑलरेडी कर चुके हैं। सॉलिड सिलेंडर, मास दिया है, रेडियस दिया है, रोल अप और इंक्लाइंड प्लेन एट एंगल थीटा, सब कुछ दिया है। कह रहे सेंटर ऑफ मास ऑफ स्पीड इतना, स्पीड भी दे रखी है, तो कह रहे कि डिस्टेंस ट्रेवल बाय द सिलेंडर ऑन द इंक्लाइंड प्लेन, तो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा ऐसा आपसे कह रहे हैं। कहने का मतलब क्या हो गया, कहने का मतलब ये हो गया कि आपसे क्या पूछा जा रहा है, हाइट पूछी जा रही है, क्योंकि होगा क्या, ऐसे होगा, ये अप वाला क्वेश्चन दे दिया ना इन्होंने, तो यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, ये ऊपर को ऐसे जा रहा है, तो यहाँ पे तो ये 0 पे है ना, तो यहाँ पे कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, मतलब ये हाइट निकालना है, ये थीटा भी आपको दिया है। तो अभी भी मैंने आपको बताया था, यहाँ पे क्या लगाओगे, यहाँ पे आप लगाओगे mgh = ½ m/v², और वही फॉर्मूला 1 + k²/r², ये तो लिखा था। इसको हम डायरेक्ट देखो, इससे कैंसिल हो गया। अगर हाइट की बात करें तो हाइट कितनी हो जाएगी, हाइट हो जाएगी v² 1 + k²/r² अपॉन में कितना आ जाएगा, g आ जाएगा।
तो वैल्यू रख दो। v दिया है आपको, v कितना दिया है सर, v दिया है आपको 4, 4 का स्क्वायर 16, k स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, सॉलिड सिलेंडर तो सॉलिड के लिए 1, तो 1 और 1 कितना हो गया 2, अपॉन में g कितना होता है 10, तो 2 से कट गया 5 बार, तो आंसर क्या हो गया 16/5, 16/5 हो जाएगा तुम्हारा 16/5, गलत हो रहा है ना। सॉलिड सिलेंडर, अरे गलत हो गया, सॉलिड सिलेंडर के लिए k स्क्वायर बाय आर स्क्वायर हाफ होता है, k स्क्वायर बाय आर स्क्वायर कितना होता है हाफ होता है, ठीक है ना। हलो सिलेंडर थोड़ी है, तो ये 3/2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका, अब इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा आपका 10 और ये 2 से कट गया 8 बार, 2 8 जा, तो 8 ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये 2 भी है ना यहाँ पे, तो अपॉन में 2g होगा, तो ये आ जाएगा इंटू 2, तो 2 से कट जाएगा 4 बार, तो आंसर आ जाएगा 1.2। देख लो कितनी जल्दी आ गया। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखो, कह रहे हैं कि अब देखो अभी भी मैंने तुम्हें यही सेम क्वेश्चन कराया है और कह रहे हैं कि इतना मैक्सिमम हाइट है, तो कह रहे हैं कि ऑब्जेक्ट कौन सा है। तो देखो अभी भी हमने देखा कि जो हाइट है, आप चाहो तो इसको डायरेक्टली ध्यान में रखो, क्या v स्क्वायर 1 प्लस k स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, ठीक है, और अपॉन में 2g। तो आपसे कह रहे हैं कि अगर हाइट कितनी है 3v स्क्वायर बाई 4g, मतलब ये कितना है 3 स्क्वायर बाई 4g, ठीक है। अब हमें आइडेंटिफाई करनी है ऑब्जेक्ट, तो हमें ये निकालना पड़ेगा, ऑब्वियस बात है। v देखो v स्क्वायर इसमें भी है, 2g यहाँ भी है, ये हो गया 1 प्लस k स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, तो आपका v स्क्वायर से v स्क्वायर कट गया, इससे कट गया, तो 3/2 कितना आ गया आपका 1 प्लस k स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, तो k स्क्वायर बाई आर स्क्वायर कितना आ जाएगा हाफ, माइनस कर देंगे, तो k स्क्वायर बाई आर स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो रिंग के लिए 1 होता है, रिंग के लिए इसकी वैल्यू 1 होती है, सॉलिड स्फीयर के लिए 2/5 होती है, हलो स्फीयर के लिए 2/3 होती है, डिस्क या सॉलिड सिलेंडर के लिए हाफ होती है। तो 11th क्वेश्चन का डी ऑप्शन। देखो 12th क्वेश्चन कह रहे हैं, एक सॉलिड सिलेंडर है, एक हलो सिलेंडर है, 2 सिलेंडर हैं आपके पास, बोथ ऑफ द सेम मास, सेम एक्सटर्नल डायमीटर एंड रिलीज फ्रॉम द सेम हाइट, सेम टाइम, सब सेम है, एंड रोल डाउन विदाउट स्लिपिंग, विच वन विल रीच द बॉटम फर्स्ट, ठीक है। अभी आपसे मैंने ये वाला क्वेश्चन जो करवाया था, इस पे मैंने पूछा था कि कौन पहले आएगा, इसका मतलब मैं वेलोसिटी की बात कर रहा था, ठीक है। वेलोसिटी जो हमारे यहाँ पर मैक्सिमम थी वो थी स्पेयर की, और जो हमारी वेलोसिटी मिनिमम थी वो क्या थी, वो थी आपकी रिंग की। लेकिन इस क्वेश्चन में पूछा गया है समय, टाइम, कह रहा है कि विच वन विल रीच बॉटम फर्स्ट, ठीक है। तो अगर आप देखें इसमें पूछा जा रहा है सबसे पहले कौन आएगा कहाँ, नीचे। तो अभी भी हमने इसमें डिस्कस किया था, सारी चीज़ें वही है। ऑब्जेक्ट देखिए आप, पहला ऑब्जेक्ट क्या है सॉलिड सिलेंडर, और दूसरा क्या है हलो सिलेंडर। तो सॉलिड सिलेंडर, देखो सॉलिड सिलेंडर और हलो सिलेंडर इन दोनों की बात हो रही है। चलो इसको हम निकालते हैं पहले, ठीक है, इसको निकाल ही लेते हैं। अब 2 ऑब्जेक्ट यहाँ पे हैं, ठीक है। अब आप ये देखिए कि जो हमारा ये पूछ रहा है कि कौन सा ऑब्जेक्ट नीचे आएगा, तो यहाँ पर बात हो रही है आपकी सॉलिड और पहले आप ये देखिए कि k स्क्वायर बाय आर स्क्वायर किसके लिए ज़्यादा होगा, पहले ये देखिए। तो ये सॉलिड सिलेंडर है, सॉलिड सिलेंडर के लिए k बाय आर स्क्वायर होगा हाफ, और वहीं पर जो हलो सिलेंडर है उसके लिए जो वैल्यू होगी वो होगी 1, ठीक है। तो जो हमारी वैल्यू है मैक्सिमम किसके लिए है, हलो सिलेंडर के लिए, क्योंकि हाफ तो 0.5 हो गया। तो हमारा कौन पहले आएगा, जिसका ये मैक्सिमम है, कौन है, ये हमारा वेलोसिटी, वेलोसिटी ही पूछ रहा है यहाँ पे भी। ये वेलोसिटी क्या हो जाएगा 2gh 1 प्लस k स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। आप देखो अगर किसी का ये पूरा टर्म मैक्सिमम होगा तो ये मिनिमम हो जाएगा, तो हलो सिलेंडर का तो ऑलरेडी मैक्सिमम है, तो पहले कौन आएगा, सॉलिड सिलेंडर आएगा, ठीक हो गया, क्लियर है। अब 3 केस ये अलग थे, सॉलिड स्पेयर था, उन्होंने इसमें सिलेंडर और वो दे दिया, ठीक है ना, तो ये आप ध्यान में रखिएगा। और वैसे भी अगर इस क्वेश्चन में आप ध्यान से देखें, उन्होंने सॉलिड सिलेंडर को हम रिंग कह सकते हैं,
सॉलिड सिलेंडर को हम डिस्क कह सकते हैं और सॉलिड हॉलो सिलेंडर को रिंग कह सकते हैं। तो पहले कौन आएगा? पहले हमारा डिस्क आएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहे कि एक सॉलिड सिलेंडर है जिसका मास इतना है, रेडियस इतना है, रोल अप इतना, इंक्लाइन प्लेन, द मास ऑफ इतना। तो पूछ रहे हैं डिस्टेंस कितनी होगी। सेम क्वेश्चन आ गया, डिट्टो क्वेश्चन है। तो देखो हम वही लगाएंगे, इसमें भी फॉर्मूला। तो कितना हो जाएगा? अगेन वही हो जाएगा, h इक्वल टू अभी जो मैंने आपको बताया वी स्क्वायर और 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर और अपॉन में 2g। v की वैल्यू दी है 4, तो 16 इंटू ये हो जाएगा। अच्छा एक क्वेश्चन अभी ऐसा आया था ना, उसमें तो हमने कुछ गलत कर दिया लग रहा है। ये था नहीं, ये नहीं, ये वाला था शायद। कौन सा? पहला क्वेश्चन, हाँ ये वाला क्वेश्चन था ना। ये क्वेश्चन में ये नहीं होगा। वो पूछ क्या रहा? सेम क्वेश्चन तो है, यही क्वेश्चन है वो जो 2 बार टाइप हुआ है, ये 2 बार आया है। तो इस क्वेश्चन में क्या है देखो, यहाँ पर ये हमारा ये वैल्यू आई, ये हाइट आई ना, ये हाइट आई, हमें थीटा दिया है, ये तो हाइट है। हमें पूछा कि कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ये वाली। अगर ये x है तो आप कैसे लगा सकते हैं? साइन थीटा लगा लीजिए यहाँ पे। तो साइन थीटा क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर ओवर x। तो x निकालना है यहाँ पे। साइन 30 होता है हाफ, h कितना हो जाएगा? h आपका कितना निकला था यहाँ पे? h निकला था यहाँ से 2, 4 3 जाए 1.2 आया था। तो यहाँ पर हम रख देंगे 1.2 अपॉन x, तो x आ जाएगा यहाँ पे 2.4, ठीक है ना। हाइट नहीं पूछी है उन्होंने, जैसे क्वेश्चन है ना, यहाँ से देखो आप, इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है? द डिस्टेंस ट्रेवल बाय सिलेंडर ऑन इंक्लाइन प्लेन कह रहा है, फ्रॉम ग्राउंड थोड़ी कह रहा। यहाँ जब आप वैल्यू रख रहे हैं तो h की वैल्यू कितनी आ रही है? h की वैल्यू आ रही है 1.2। उसके बाद जैसे ये इंक्लाइन प्लेन है, ये आपका थीटा है, आप यहाँ से ये फॉर्मूला भी तो लगा सकते हैं ना, साइन थीटा। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? बेस ओवर हाइपोटेनियस, सॉरी परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। तो साइन 30 है, तो 30 इक्वल टू h हो गया 1.2 ओवर x। तो ये हो गया हाफ इक्वल टू 1.2 ओवर x। तो इंटू करोगे तो x की वैल्यू 2.4 आ जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि एक सिलेंडर है जो रोल डाउन ऑन इंक्लाइन प्लेन, इंक्लाइनेशन 60 दिया है, कह रहा है एक्सेलरेशन इतना है, तो क्या होगा? अभी भी हमने देखा था, वेलोसिटी देखी थी, एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? जी साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। मैंने आपको सबकी वैल्यू बता दी। सिलेंडर है, ठीक है, और ये जो सिलेंडर है ये कैसा सिलेंडर है? ये पूरा नहीं लिखा है इन्होंने, ये आपका सॉलिड सिलेंडर है, ठीक है। तो जब सॉलिड सिलेंडर होगा तो उसका कितना होगा? हाफ होगा, ठीक है। तो ये हाफ रख देंगे तो g हो गया 10 और साइन 60 हो गया √3/2 और नीचे हाफ रखेंगे तो हाफ प्लस 1 3/2। तो ये हो जाएगा आपका, सॉल्व करने के बाद 2 से कैंसिल हो गया 5 और ये 2 ऊपर पहुंचेगा तो 10 बाई आपका √3। तो x कितना आ गया? 10 आ गया। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलिए अब अगले टाइप में चलते हैं। अगला जो टाइप है वो है कॉम्बिनेशन ऑफ 2 डिस्क। तो जब भी 2 डिस्क को हम कंबाइन करेंगे तो क्या होगा, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है कि कॉम्बिनेशन ऑफ डिस्क में क्या होगा। जेईई नीट हर जगह पूछा जाता है। और ये मेरा आज का जो टॉपिक है वो कौन सा है? ये है टॉपिक नंबर 4। 3 कर लिए हमने, ठीक है। और रोटेशन बड़ा चैप्टर नहीं रहा, 4th हमारा है, तो 4th को हम डिस्कस करते हैं। अब जो 2 डिस्क आप कंबाइन करेंगे, ठीक है, बहुत इजी बच्चों इसमें आपका कंसेप्ट है, ठीक है। और आपको ये अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है, क्योंकि जब एक ही टॉपिक बार बार रिपीट हो रहा है तो आप ये बोल सकते हैं कि सर इसके आने के चांस पूरे के पूरे बनते हैं। तो जैसे आपके पास 2 डिस्क है, मान लो एक डिस्क 1 है, एक डिस्क 2 है, ठीक है। होगा क्या देखिए भैया, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास एक डिस्क ये है और दूसरी डिस्क ये है। दूसरी डिस्क जो है वो ये है। आपने इन दोनों को कंबाइन किया। कंबाइन किया मतलब एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर दिया, और ओवरलैप करने के बाद एक कॉमन डिस्क बनाई। सपोज आपने ये बना दी, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा डिफरेंट कलर का बना देते हैं, क्लियर।
तो अगर आप ऐसे दो डिस्क का एक डिस्क बना रहे हैं तो वहाँ पे क्या होगा कि कुछ एनर्जी हमारी लॉस भी हो सकती है, कुछ एनर्जी हमारी कंजर्व भी रह सकती है। तो क्या होगा वो हम देखते हैं। सपोज इसका जो एक्सिस ऑफ रोटेशन इससे मूव कर रही है, ठीक है, और इसका जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो ये है, ये I1 मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, इसका I2 है। जब आपने इसको कंबाइन किया तो कंबाइन करने के बाद जो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया मान लो I है। यहाँ पर अगर ω1 हमारी एंगुलर वेलोसिटी है, यहाँ पर ω2 है, मान लो कंबाइन होने में ओमेगा हो गई। तो क्वेश्चन देखो, रोटेशन में हमने देखा है कि जब हम एक दूसरे में उनकी एक्सिस कोइंसाइड करने लग जाएगी तो मोमेंटम हमारा कंजर्व रहता है। कौन सा मोमेंटम? एंगुलर मोमेंटम। तो जो इसका एंगुलर मोमेंटम होगा उस इस पूरी डिस्क के एंगुलर मोमेंटम के बराबर होगा। तो कॉमन जो वेलोसिटी है उसकी जो वैल्यू हो जाएगी I1 ω1 प्लस I2 ω2 और अपॉन में आपका आ जाएगा I1 प्लस I2। पहली बात। अब जब आपने इसको कंबाइन किया है तो भैया कुछ ना कुछ एनर्जी लॉस होगी। तो जो लॉस एनर्जी होगी, लॉस इन एनर्जी जो होगी L या बोल दो U1 या U इनिशियल ज़्यादा होगा तभी लॉस होगा, U फाइनल में, ठीक है। और जो लॉस होता है वो क्या होता है कि काइनेटिक एनर्जी हीट में कन्वर्ट हो जाती है तो लॉस हो जाएगा। और लॉस होने के बाद जो हमारा फॉर्मूला बनेगा वो ये बनेगा। ये फॉर्मूला आप सभी याद कर लें और इससे क्वेश्चन डायरेक्ट बनते हैं, ठीक है। 3 बार आपके नई नीट एग्जाम में बन गए हैं और जेई में तो कितनी बार बन गए क्योंकि वहाँ शिफ्ट बहुत ज़्यादा आते हैं, ठीक है। तो ये 2 फॉर्मूले आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। चलिए कुछ क्वेश्चन में हम इस पर अप्लाई करते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, कह रहे कि 2 डिस्क है, रोटेट कर रहे हैं अबाउट देयर एक्सिस नॉर्मल टू डिस्क एंड, वही नॉर्मल वाली कहानी जो अभी बताई, डिस्क 1 का मास दिया है, दूसरे का दिया है और पूछा जा रहा है रेडियस, सब कुछ दिया है, ओमेगा भी दिया है। अगर हम डेटा लिखें, जो D1 डिस्क है उस D1 डिस्क का मास जो है 2 किलो है, जो रेडियस है वो 0.2 मीटर है और जो एंगुलर वेलोसिटी है वो आपकी 50 रेडियन पर सेकेंड है। वहीं जो D2 है उसका जो मास है वो 4 kg है और जो रेडियस है 0.1 मीटर है और जो एंगुलर वेलोसिटी है वो आपकी 200 रेडियन पर सेकेंड है, ठीक है। ये ω1 हो जाएगी, ये ω2 हो जाएगी। ये आपकी क्या दिया है 0.2 क्या है, रेडियस हो जाएगी R1, ये R2 हो जाएगा, ये मास है। अब आपको बता दूं डिस्क का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, डिस्क का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो होता है mr²/2। तो 2 केस पे आप mr², यहाँ से I1 निकाल लो, यहाँ से I2 निकाल लो, ठीक है। जब आप I1 और I2 निकाल लेंगे और आपसे पूछ क्या रहा है इस क्वेश्चन में कि डिस्क को अगर ये करेंगे तो फाइनल कितनी होगी, तो फाइनल के लिए कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा, ये लग जाएगा। तो सबसे पहले हम अगर I निकालें तो mr² में मास रख दें 2 और R हो जाएगा 0.2 का स्क्वायर/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो इसका जो ω1 I1 आ जाएगा, ठीक है। I1 निकाल लो यहाँ से, I2 निकाल लो यहाँ से, आंसर आ जाएगा। चलो रखते हैं, तो m हो गया 0.2, रेडियस कितनी है, अच्छा 0.2 का स्क्वायर हो जाएगा 0.2 और m है आपका 2 अपॉन में 2 से 2 कट गया तो ये आ जाएगा 0.04। पहले का मोमेंट ऑफ इनर्शिया और दूसरे का मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी आप mr²/2 लगाएंगे तो m दिया है आपको 4, तो अगेन वही 4/2 हो जाएगा 2। तो पहले का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसका क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। अब आपको I1 भी मिल गया, I2 भी मिल गया, ω1 ω2 भी है। इसको आप घर पे करिएगा ओमेगा पुट करके, ठीक है, ω1 ω2 रख के। सेकेंड क्वेश्चन देखो, नीट 17 में सिर्फ फॉर्मूला पूछा था तो आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लॉस इन एनर्जी पूछा है तो I1 I2 और अपॉन में हो जाएगा I1 प्लस I2 और ω1 माइनस ω2। केस ये है कि अगर ω1 ω2 इक्वल हो जाएंगे, सपोज ω1 इक्वल टू ω2, तो आपका जो लॉस इन एनर्जी है वो 0 हो जाएगा। लॉस इन एनर्जी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर है भैया, बहुत इजी क्वेश्चन है, उड़ा देना। और ये क्वेश्चन 2 बार आया था, 17 में आया था और उससे पहले आया था।
आगे चलते हैं एनर्जी इन रोलिंग मोशन। मैंने आपसे कहा था ये हमारा जो टाइप है, अभी हमने जो टाइप किया वो फोर्थ था, ये हमारा टाइप है फिफ्थ। ठीक है, तो फिफ्थ टाइप में हम पढ़ेंगे कि रोलिंग एनर्जी कितनी होती है या रोलिंग काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है। तो देखो यहीं पर मैं आपको एक कंसेप्ट मैप बता दूं। अगर आपसे काइनेटिक एनर्जी पूछे, और कौन सी काइनेटिक एनर्जी, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, तो आप कहेंगे सर ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ mv²। अगर आपसे पूछे कि रोटेशन काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, तो आप बोलेंगे हाफ I⍵²। अगर आपसे पूछें कि रोलिंग कितनी होती है, रोलिंग में बच्चों होता क्या है, अगर आपको बता दूं, ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन होगा, और दोनों को जब आप ऐड करोगे हाफ mv² प्लस हाफ I⍵², तो इन दोनों को जब हम सॉल्व करते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि जो एनर्जी हो जाएगी रोलिंग की वो होगी हाफ mv² 1 + k²/r²। ये रोलिंग की एनर्जी का फॉर्मूला है, इसको आप डायरेक्ट ध्यान में रखिए, शॉर्ट ट्रिक भी कह सकते हैं, और क्वेश्चन यहाँ से इजीली हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल एक सॉलिड स्फीयर है और रोलिंग कर रहा है। रोलिंग मोशन में जब इसके पास काइनेटिक एनर्जी, रोटेशन सब कुछ दिया है, तो कह रहे हैं कि ट्रांसलेशन, आपसे पूछ रहे हैं कि ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन की वैल्यू बताओ। देखो ट्रांसलेशन की आपने अभी भी लिखी थी हाफ mv², और इन दोनों का सम मैं कह रहा हूँ आपसे याद रखना, शॉर्ट ट्रिक है ये, 1 + k²/r²। तो आप इन दोनों का जब रेशियो करेंगे, आप एक स्टेप पीछे भी आ सकते हैं, एक स्टेप पीछे कहाँ पे, यहाँ पे आ सकते हैं, कि जो ये इसको ना हम क्या लिखें, रोटेशन, इसको आप रोटेशन लिख लो, ये 2 r आपको कंफ्यूज करेंगे। ये रोटेशन हो गया, तो ये k जो रोलिंग है, अगर आपसे पूछा जाएगा k ट्रांसलेशन ओवर k रोलिंग, तो इसका वैल्यू कितनी होगी, 1 + k²/r²। तो वही मैं अगले क्वेश्चन में अप्लाई कर रहा हूँ, ये पूरा एलिमिनेट हो जाएगा, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 + k²/r²। और अभी भी मैंने आपसे कहा था सॉलिड स्फीयर के लिए k²/r² कितना होगा, k²/r² होगा 2/5। तो 2/5 यहाँ रखेंगे तो 7, और ये आ जाएगा आंसर आपका कितना आ जाएगा, ये 5/7 आ जाएगा। अगर आप k² रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/7/5, तो 5:7 आंसर हो गया। ठीक है, ये नीट और जेई दोनों में आते हैं ऐसे क्वेश्चन। एक और देखो मैंने 2 दिए हैं यहाँ पे, कह रहे कि एक सॉलिड स्फीयर है, मास दिया है अबाउट डायमीटर चल रहा है यहाँ पे। ठीक है, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर उन्होंने डिफाइन कर दिया तो फिर आपका k की वैल्यू भी बदल जाएगी, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, अदरवाइज मोस्ट जनरल केस में परपेंडिकुलर टू प्लेन पे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर कभी ऐसा नहीं हुआ, उन्होंने डायमीटर लिखा है, तो फिर डायमीटर से हम कैलकुलेट करेंगे। कह रहे सॉलिड स्फीयर ये है, और ये आपके एंगुलर स्फीयर ट्वाइस ऑफ द स्फीयर है, तो रेशियो ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन बतानी है। ठीक है, तो दोनों की रोटेशनल आपको काइनेटिक एनर्जी बतानी है। सेम वही क्वेश्चन है जो अभी हमने किया। ऊपर क्या है, सॉलिड स्फीयर, तो सॉलिड स्फीयर के लिए आप k²/r², देखो डायमीटर, जब डायमीटर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे आप किसी भी सॉलिड स्फीयर का। ठीक है, तो सॉलिड स्फीयर के डायमीटर के अबाउट, अच्छा ये तो डायमीटर ही है, वही वैल्यू आ जाएगी। फिर k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, k²/r², 2/5 आ जाएगी सर। अच्छा, दूसरा सॉलिड सिलेंडर है। सॉलिड सिलेंडर सर आप कह रहे थे डिस्क जैसा होता है, और डिस्क जैसा होगा। ठीक है, तो इसमें कह रहे हैं सॉलिड ऑफ द सेम मटेरियल, सम रेडियस, अल्टर रोटेटिंग इतना विद एंगुलर स्पीड ट्वाइस। ठीक है, सब कुछ सेम है, रेडियस सेम होनी चाहिए, अगर चेंज है तो फिर आप वहाँ पर उसको बदल देंगे। तो इसके लिए k²/r² कितना होता है, 1/2 होता है। तो पूछ रहे हैं तो रेशियो ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन, क्या पूछ रहा है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन। तो देखो जो अभी हमने यहाँ पर एक फॉर्मूला बनाया था, ये तो रोलिंग का था। अगर मैं इसको काइनेटिक एनर्जी को सॉल्व कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, हाफ mv², और ये हो जाएगा k²/r²। तो काइनेटिक एनर्जी ये होती है। तो यहाँ पर जब आप लगाओ तो ऊपर क्या है, स्पेयर, तो स्पेयर का हाफ mv², देखो k²/r², और ये किसके लिए हो जाएगा, स्पेयर के लिए हो जाएगा
हाफ एम वी स्क्वायर और के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, ये आपका सिलेंडर के लिए हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया। तो वैल्यू पुट कर दीजिए, तो वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा भैया, 2/5 ओवर 1/5, नहीं 2/5 ओवर 1/2, सॉरी 2/5 ओवर 1/2। इसका आंसर क्या आ जाएगा इस हिसाब से, इसका आंसर आना चाहिए, ऊपर क्या है स्पेयर है ना, स्पेयर का 2/5 1 सिलेंडर, सिलेंडर कौन सा है, सॉलिड सिलेंडर, सिलेंडर का हो गया 1/2। उसका आंसर 4/5 नहीं है इसमें ऑप्शन में, ऐसा कैसे, पूछ क्या रहा, रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन, कह रहा है इतना इतना, आल्सो रोटेटिंग अबाउट ज्योमेट्रिकल एक्सिस विद इतना। ठीक है, एक मिनट मुझे क्वेश्चन ही चेक करने दो आप, क्वेश्चन में तो कुछ गड़बड़ नहीं है। अच्छा, इसमें गलती ये हुई, इसमें ना ये नहीं लग पाएगा, क्यों, क्योंकि इसमें ओमेगा भी दिया है, ये नहीं लगेगा, ओमेगा का रिलेशन भी होगा। अब इसको हम पूरे जनरलाइज मेथड से ही करना पड़ेगा, कैसे, देखो स्पेयर की कितनी हो जाएगी, समझ रहे हैं ना, इसको जनरलाइज से ही करना पड़ेगा। स्पेयर की हो जाएगी हाफ, अगेन वही आई ओमेगा स्क्वायर, इसी से करना पड़ेगा, तो ये हाफ हो गया, आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2/5 एम आर स्क्वायर, और ओमेगा तो ओमेगा ही हो गया, ठीक। और वहीं अगर सिलेंडर की होगी तो सिलेंडर की कितनी हो जाएगी, हाफ, ठीक है, आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी सिलेंडर के केस में, हाफ एम आर स्क्वायर, और ओमेगा क्या हो जाएगा 2 ओमेगा का स्क्वायर, क्योंकि आपको क्या दिया है, उसका डबल दिया है। अब आप देखिए 1/2 इसमें भी है, एम आर स्क्वायर इसमें भी है, तो दोनों को अगर आप डिवाइड करोगे तो 1/5 आ रहा है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, आगे है आपका इक्वेशन ऑफ मोशन इन रोटेशन। देखो जो हमने वहाँ पढ़ा था सेम यहीं पर, और कई बार यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं और हम गलत कर देते हैं। देखो v = u + at होता था वहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा ओमेगा फाइनल = ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा डेल्टा टी, या dt कर लीजिए। सेकेंड वन तो हमारा s = ut + हाफ at स्क्वायर था, उसको भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं सर, s = ut + हाफ at स्क्वायर जो है इसको हम लिख सकते हैं थीटा = u की जगह ओमेगा इनिशियल t प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। नेक्स्ट वन ओमेगा फाइनल स्क्वायर = ओमेगा इनिशियल स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा, जो हमारा फॉर्मूला होता था v² = u² प्लस 2as, आप इससे कन्वर्ट कर सकते। इवन यहाँ पर आप इसको भी कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे v है, v होता है डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, और एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी ओवर टाइम। तो यहाँ पर जो v है वो ओमेगा में कन्वर्ट हो जाएगा, और वो क्या हो जाएगा d थीटा ओवर dt, और a कितना हो जाएगा d ओमेगा ओवर, सॉरी हाँ d ओमेगा ओवर dt। अब इसमें कई बार एक आपको RPM लिखा हुआ मिलता है, तो ये RPM का मतलब है रिवॉल्यूशन पर मिनट, इसको हम RPS में कन्वर्ट करते हैं हमेशा। तो उसके लिए हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है उस क्वांटिटी में 2π/60 से, ठीक है, एक रिवॉल्यूशन 2π का और 60 सेकेंड के लिए। जैसे इसका क्वेश्चन दिखाते हैं आपको, बहुत ईजी क्वेश्चन आते हैं, हम इसको छोड़ के आते हैं वहाँ पे। 20 में आया था, आपसे कहा था एंगुलर एक्सेलरेशन। देखो आपको स्पीड दे रखी है 360 से 1200 RPM, ठीक है, पहले कितनी थी 360, और हो कितनी गई 1200 RPM, कितने में 14 सेकेंड में। इसका मतलब ये है हमें निकालना क्या है अल्फा। तो अल्फा क्या हो जाएगा, पहला इक्वेशन से अगर आप पहला इक्वेशन देखेंगे तो आ जाएगा ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल ओवर टी। फॉर्मूला क्या था हमारा, फॉर्मूला था ओमेगा फाइनल = ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी। यहाँ से हमने ये बना दिया। अब देखो ओमेगा इनिशियल कितना होगा, हमको ओमेगा इनिशियल दिया है 360 RPM, इसको आप कन्वर्ट करोगे तो 360 × 2π/60
60 हो जाएगा, तो इससे 6 बार कट जाएगा तो ये 12 पाई आ जाएगा। सिमिलरली अगर आप ओमेगा फाइनल निकालें, वो 1200 आरपीएम दिया है, तो 1200 आरपीएम में अगर इससे इंटू करेंगे तो 2 और ये आ जाएगा आपका 40। अब आप देखिए यहाँ रख दीजिए तो हो जाएगा 40 पाई माइनस 12 पाई और टी की वैल्यू कितनी 14 सेकेंड। तो आंसर कितना हो जाएगा, 12 में से 14 घटाएंगे 14, 40 में से 12 घटाएंगे तो 28, तो 2 पाई इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आते हैं। एक और देख लीजिए, ये वाला क्वेश्चन कह रहे हैं एक सॉलिड सिलेंडर है जिसका मास इतना है, रेडियस इतना है, रोटेट कर रहा है अपने एक्सिस पे इतने आरपीएम से, तो टॉर्क बताइए। अब इसमें दो चीजें पूछ दी हैं, देखिए कैसे। हमें टॉर्क निकालना है और आप सभी को पता होगा टॉर्क का मैग्नीट्यूड होता है आर एफ साइन थीटा, मैक्सिमम वैल्यू आर एफ हो गई, ठीक है। और आप कह सकते हैं सर टॉर्क का एक फॉर्मूला होता है आई इंटू एल्फा, अभी आगे मैं एक चार्ट बनाऊंगा इन फॉर्मूले का, ठीक है। तो अब हमें क्या चाहिए, यहाँ पे एल्फा चाहिए। क्यों, सॉलिड सिलेंडर के लिए आप सभी को पता होना चाहिए कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है अबाउट ये कहाँ निकालना है, अबाउट इट्स एक्सिस निकालना है, तो m हाफ एम आर स्क्वायर होता है सॉलिड सिलेंडर के लिए अबाउट एन एक्सिस या डायमीटर। तो हमें अल्फा निकालना है, तो अल्फा कहाँ से निकलेगा, अल्फा निकलेगा आपका अगेन वही ओमेगा थर्ड इक्वेशन माइनस ओमेगा इनिशियल स्क्वायर इक्वल टू 2 अल्फा डेल्टा टी, थीटा हो गया। तो ओमेगा फाइनल कितना है 0। आप देखो ओमेगा इनिशियल कितना है 3 आरपीएम, तो 3 आरपीएम को अगर आप 2 पाई बाई 60 से इंटू करोगे तो ये इससे कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया 20, 10 तो पाई बाई 10 आ गया। तो ये हो जाएगा पाई बाई 10 का स्क्वायर इक्वल टू 2 अल्फा और थीटा कितना है 2 पाई। तो इसको सॉल्व कर दो, जैसे इसको सॉल्व करोगे यहाँ से अल्फा निकल के आ रहा है -1800, ठीक है। तो यहाँ पे रख दीजिए, सारी वैल्यू रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया हाफ, ठीक है। m की जगह क्या हो जाएगा 2 इंटू 4 इंटू 10 की पावर -2 का होल स्क्वायर और r की जगह 1/800। तो क्या क्वेश्चन था ये बताइए, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन 20, इसको आप निकालना 2 इंटू समथिंग आएगा, ये 2 इंटू में 2-3 ऑप्शन है, तो ये -6 वाला चलेगा, चेक करना। अगला जो टाइप है इसका वो है इक्वेशन ऑफ मोशन, हमने कर दिया। अगला टाइप है फॉर्मूला चार्ट। अब मैं आपको सारे फॉर्मूले बताने वाला हूँ, यहाँ के जितने भी फॉर्मूले हमने रोटेशन में पढ़ने हैं वो सारे आपको दिमाग में बैठे रहने चाहिए, तभी आप कुछ कर पाओगे, ठीक। सबसे पहला फॉर्मूला बच्चों मैं आपको बताना चाहूँगा टॉर्क का और एंगुलर मोमेंटम का। ये दो फॉर्मूले बहुत बार पेपर में पूछा है, मैंने इसके क्वेश्चन नहीं रखे हैं क्योंकि ये क्वेश्चन हम वेक्टर में करेंगे। टॉर्क को हम एक नाम और देते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स। मोमेंट ऑफ फोर्स लिखा हुआ एग्जाम में आएगा तो आप समझ जाना टॉर्क है, और अगर मोमेंट ऑफ मोमेंटम लिखा रहेगा, मोमेंट ऑफ मोमेंटम, तो उसको हम क्या बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। अब आप देखिए जो आपका मोमेंट ऑफ फोर्स है उसका जो फॉर्मूला होता है या जो टॉर्क का फॉर्मूला होता है वो होता है R क्रॉस F। ये वेक्टर फॉर्म है, इसी से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। और वहीं अगर आप यहाँ पे लगाएंगे तो वो होता है R क्रॉस P। तो R क्रॉस P जब भी आपको यूज करना होगा तो आप L निकाल पाएंगे, ठीक है यहाँ तक। अच्छा जी, अगर हमारा यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अगर आपसे कोई टॉर्क के बारे में पूछे, ये क्रॉस प्रोडक्ट है, आप क्रॉस प्रोडक्ट सीखिए यहाँ पे। अगर हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया हुआ है तो उसका फॉर्मूला होता है आई ओमेगा, या आप बोल सकते हैं dl/dt। L यहाँ पर वही एंगुलर मोमेंटम है, ठीक है। यहीं से ही हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी निकालते हैं। आपने ध्यान दीजिए, हमने अभी काइनेटिक एनर्जी पढ़ी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, और L नहीं, ये हमने ना टॉर्क में नहीं लिखेंगे इसको, टॉर्क में होता है dl/dt, यहाँ लिखेंगे हम L में आई ओमेगा। हम इस फॉर्मूले को कन्वर्ट कर देते हैं, अगर हम इसमें i का इंटू कर दें तो ये हो जाएगा L²/2i, और ये भी फॉर्मूला आपका रोटेशन का ही होता है, ठीक है। तो आपको कई बार इस फॉर्मूले से क्वेश्चन आ जाता है, ठीक। अच्छा, टॉर्क और एक यहाँ पे कपल आएगा, ठीक है। तो जो कपल है बच्चों वो कॉम्बिनेशन ऑफ 2 इक्वल एंड अपोजिट फोर्स है जो एक सेम पॉइंट पे नहीं लगेंगे।
बेसिक डिफरेंस ये है टॉर्क और कपल में, जो कपल होता है उसमें दोनों फोर्स एक्सटर्नल में लगते हैं, एक्सटर्नली अप्लाइड होते हैं, जबकि टॉर्क में एक इंटरनल होता है तो दूसरा उसका एक एक्सटर्नल होता है तो दूसरा उसका रिएक्शन होता है। ठीक है, तो पहला फॉर्मूला चार्ट आपको ये ध्यान में रखने की ज़रूरत है जिससे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं। ये क्रॉस प्रोडक्ट है और ये सारी चीज़ें हो गई। दूसरा चार्ट ये है बच्चों, वैसे हम ये कर चुके हैं ये वाला चार्ट, ठीक है, वो ये है कि जब भी आपको रोटेशन की बात आएगी तो रोटेशन में जो हमारे जितने भी हमारे लीनियर के फॉर्मूले हैं वो सारे के सारे रोटेशन में कन्वर्ट हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आपको मैं बताऊं, हम वहाँ पढ़ते हैं डिस्प्लेसमेंट, यहाँ वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में कन्वर्ट हो जाता है। वहाँ हम पढ़ते हैं वेलोसिटी, यहाँ वो एंगुलर वेलोसिटी में कन्वर्ट हो जाता है। वहाँ हम पढ़ते हैं एक्सेलरेशन, यहाँ वो एंगुलर एक्सेलरेशन में कन्वर्ट हो जाता है। वहाँ हम पढ़ते हैं फोर्स, यहाँ वो टॉर्क में कन्वर्ट हो जाता है। वहाँ हम पढ़ते हैं मोमेंटम, यहाँ वो एंगुलर मोमेंटम में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है ना, तो यहाँ से जितने भी फॉर्मूले आएंगे आप बना सकते हो। जैसे मैं आपको बताऊँ एक फॉर्मूला, जैसे आप पढ़ते हो F = dp/dt, न्यूटन का सेकेंड लॉ, तो F की जगह टाउ रख दो और P की जगह L रख दो, रट्टा नहीं मारना है ना फॉर्मूला का। जैसे आप पढ़ते हो P = mv, तो यहाँ पर क्या करो, इसकी जगह पे L रख दो, इसकी जगह पे m की जगह पे आप इनर्शिया रख दो, वेलोसिटी की जगह ओमेगा रख दो, तो ऐसे सारे फॉर्मूले बना सकते हैं। तो ये सेकंड चार्ट था आपका फॉर्मूले का। तीसरा और जो इम्पोर्टेंट है वो ये है, कभी आपसे इसमें एक स्फीयर के अबाउट, वैसे तो ये 2D का क्वेश्चन है, रोटेशन का नहीं है, जैसे आपको ये स्फेरिकल ऑब्जेक्ट दिया है, इसमें आपसे ये कहेगा कि यहाँ पर कोई पार्टिकल मूव कर रहा है, ठीक है, तो उसकी वेलोसिटी बताओ। क्लियर है यहाँ तक? अगर ये हमारा कोई पॉइंट है, जैसे एक ये है और दूसरा हमारा यहाँ पर कोई जनरल पॉइंट है, मान लो यहाँ पे है, ठीक, तो यहाँ पर उसकी वेलोसिटी पार्टिकल की टेंजेंशियल होगी ऐसे। तो अगर ये एंगल थीटा है, सपोज ये एंगल आपकी थीटा है, ठीक है, तो यहाँ पर इसकी जो वेलोसिटी है, जैसे मान लो ये है, तो ये वाला एंगल भी इसका थीटा बनता है। तो आपसे क्या पूछा जाएगा, रोटेशन में ये अगर r ओमेगा है, अगर इसकी रेडियस r है, तो आपसे पूछा जाएगा कि इसकी रिम पे कितनी वेलोसिटी होगी। तो रिम पे जो वेलोसिटी होगी वो अगेन वही अंडर लगाएंगे, पैरेललोग्राम लॉ जैसे होता था, v², एक वेलोसिटी v², दूसरी r² प्लस r² इंटू ओमेगा स्क्वायर प्लस 2v r ओमेगा cos θ/2 हमारा वेलोसिटी हो जाती है। अगर प्योर रोलिंग हो रही है, सपोज सिर्फ रोलिंग ही हो रहा है यहाँ पे, तो v जो हमारा v वेलोसिटी है वो भी r ओमेगा हो जाएगा। तो वहाँ पे जो नेट वेलोसिटी आएगी, v नेट जो वेलोसिटी निकल के आएगी वो कितनी आ जाएगी, 2v cos θ/2, जैसे कि आपका ट्रांसलेशन में होता था। सिमिलरली ऐसे रिजल्ट बन के आ गया, तो ये बात भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो देखिए जैसे ये फॉर्मूले चार्ट पे क्वेश्चन ऐसे वाले आते हैं, कह रहा है फाइंड द टॉर्क, तो टॉर्क निकालना है। ये आपके लिए 2 क्वेश्चन होमवर्क हैं, R क्रॉस F कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है एक रोप है जिसको आपने वाउंड किया है अराउंड हलो सिलेंडर, एक हलो सिलेंडर उसमें वाउंड किया है, मास दिया है, रेडियस दी है, कह रहे हैं एंगुलर एक्सेलरेशन निकालिए। ठीक है, तो एंगुलर एक्सेलरेशन निकालना है, आप सभी को पता है टॉर्क इक्वल टू एक आई अल्फा होता है, एक टॉर्क इक्वल टू क्या होता है, F इंटू आर होता है। दोनों को कंपेयर करो तो एफ आर इक्वल टू आई अल्फा हो जाएगा। तो अल्फा निकालना है तो अल्फा क्या हो जाएगा, एफ आर अपॉन में आई। तो यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बच्चों वैसे इसमें ज़्यादा ट्रिक तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की। ठीक, एक और कर लीजिए, चलो लास्ट में आज का एक लास्ट हम और करते हैं, एक टाइप इसमें, और वो क्या है चलो देखते हैं। क्या पता वैसे नीट में आज तक वो नहीं पूछा गया है, फिर भी मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि रोटेशन पढ़ रहे हैं, अगर वही नहीं पढ़ा तो क्या फील आया। मान लो 3 ऑब्जेक्ट है, हमने 3 ऑब्जेक्ट लिए, ये 3 बॉडी ले ली, ये मान के चलो, जो हमारा रोटेट कर रही है। ठीक, ये सेकंड 3 केस ले लिया हमने, और 3 केस में क्या आपको पढ़ना है वो भी हम आज देखेंगे अभी, और ये फिर लास्ट वीडियो होगी, लास्ट हमारी टॉपिक होगा। ठीक, इसमें ज़्यादा शॉर्ट ट्रिक नहीं है, मैंने कोशिश करी है बहुत ढूंढने की, लेकिन जितने हैं मैंने आपको बता दिए हैं।
और विद कंसेप्ट भी बहुत सारी चीज़ें बताई हैं। तो देखो, जैसे अगर हमारा रोलिंग का केस है, ठीक है, और आपसे पूछा जाएगा कि जैसे मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, कोई रिजिड बॉडी है और ये हमारे एक सरफेस पे रखे हुए हैं ऐसे, तो आपसे ही पूछा जाएगा, क्योंकि आप एनसीईआरटी में जाओगे तो लास्ट में एक क्वेश्चन है वो इसी से होगा। आप एक्सरसाइज में जाना, वहाँ पे एक क्वेश्चन है। ये नहीं हो सकता कि आप कहोगे सर ये तो आता ही नहीं है आज तक, आ सकता है ना अगर नहीं आता है तो जो ये वेलोसिटी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वो हमेशा कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, ये तो नॉर्मल कंडीशन है। सपोज आप ये मान के चलिए कि सिर्फ ट्रांसलेशन हो रहा है। अगर ट्रांसलेशन हो रहा है तो ट्रांसलेशन में जो हमारी ऑब्जेक्ट है, जैसे ए है, हम कुछ पॉइंट ले लेते हैं, बी है, या इसको चलो बी ले लो, ये सी है और ये डी है। तो अगर सिर्फ ट्रांसलेशन मोशन हो रहा है तो क्या होता है कि जितना भी पार्ट है हमारा वो किससे मोशन करता है, सेंटर ऑफ मास से। हर एक पॉइंट किससे मोशन करेगा, सेंटर ऑफ मास से। जितने भी पॉइंट हैं वो सेंटर ऑफ मास से मोशन करेंगे अगर ट्रांसलेशन है। वहीं अगर रोटेशन हो गया, सिर्फ रोटेशन हो जाएगा तो क्या होगा, तो रोटेशन के केस में जो हमारा इस सेंटर पे जो सेंटर है, ठीक है, इस सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी तो 0 बनेगी, लेकिन जो यहाँ पर इस पॉइंट पे होगी ए पर, ये ओमेगा आर हो जाएगी। यहाँ पे कितनी हो जाएगी, यहाँ पे इस साइड को ओमेगा आर हो जाएगी, यहाँ को डाउनवर्ड को ओमेगा आर हो जाएगी। ठीक है, और इस पॉइंट में यहाँ को ओमेगा आर हो जाएगी। ऐसी तो होगा। तो ये हमारा केस 1 था, ये केस 2 था, ये केस 3 था। अब ट्रांसलेशन और रोटेशन को जब मिला दें तो क्या बन जाएगी, रोलिंग बन जाएगी। ठीक है, अगर आप ट्रांसलेशन और रोटेशन को मिला दें तो आपको रोलिंग बन जाएगा। जैसे मान लो एक ये है, ठीक है, आपने दोनों को मिला दिया, ठीक है, हमने ट्रांसलेशन में देख लिया, आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब हम रोलिंग में देख रहे हैं। तो जैसे ही आप इसमें देखेंगे, जो ए पॉइंट है इस पे एक वेलोसिटी तो आपकी ऐसे चल रही है। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे तो पहले हम सेंटर ऑफ मास की बना रहे हैं। ठीक है, एक पॉइंट ये है हमारा, ये हो गया। तो जो हमारी ये वाली वेलोसिटी है ये तो आपकी क्या बन गई, VCM वाली, ट्रांसलेशन वाली, VCM। ठीक है, अब हमने इसमें रोटेशन का जब इफेक्ट डाल दिया तो क्या होगा, रोटेशन में एक वेलोसिटी इस साइड को ही होगी ओमेगा आर, इसमें इस साइड को होगी ओमेगा आर, इस वाले में डाउनवर्ड को होगी ओमेगा आर, इस वाले में अपवर्ड को होगी ओमेगा आर। तो आपसे रिजल्टेंट अगर वेलोसिटी पूछे तो यहाँ पे कितनी हो जाएगी, पॉइंट ए पे हो जाएगी आपकी VCM प्लस ओमेगा आर। क्लियर है, या आप ये बोल सकते हैं ये ट्वाइस ऑफ VCM हो जाएगी जब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। अच्छा जी, इसको आप रहने दो, अभी इतना ही लिखो। यहाँ पे क्या हो जाएगी, यहाँ पर हो जाएगी VCM माइनस ओमेगा आर। ठीक है, अच्छा जी, इस पॉइंट पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे इनका रिजल्टेंट यहाँ आ जाएगा, यहाँ पे इसका रिजल्टेंट यहाँ आ जाएगा। ठीक, तो ये रोलिंग मोशन का केस है। तो ये हमारा आज की वीडियो थी। आई होप आपने ये पसंद करी है, और ये हमारा सेकंड टॉपिक है। ठीक है, और कोई डाउट रह गया हो तो आप कमेंट करिएगा, मैं एक शॉर्ट वीडियो बना दूंगा उसके लिए। ठीक है, रोटेशन बड़ा टॉपिक है लेकिन मैंने कोशिश करी है बहुत कम टाइम में इसको ख़त्म करने की। चैनल पे नए हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। कोई टॉपिक में डाउट है तो आप ज़रूर कमेंट करिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी है कमेंट फीडबैक पॉजिटिव नेगेटिव आप दे सकते हैं। एक कमेंट आया था लास्ट टाइम मुझे कि गाली देने, पब्लिक में गाली देना अच्छा नहीं लगता, तो उस पर भी आप अपना व्यूज़ रखिएगा ताकि उस बंदे को फील तो हो, अरे भाई किसी को मैं बोलता भी नहीं हूँ ऐसे सब्सक्राइब करो करके, समझ रहे हैं। आप सभी के लिए सारी चीज़ें फ्री ही कर रहा हूँ मैं, कोई मैं ऐसा एजेंडा नहीं चलाता हूँ। लेकिन उस बंदे ने ऐसा लिखा, मुझे ऐसा लगा उसके संस्कार ही ऐसे होंगे, क्या कर सकते हैं। खैर आप पढ़ रहे हैं, आप हमें नेगेटिव फीडबैक की तरफ उतना नहीं जाना चाहिए जिसमें इम्प्रूव हम नहीं कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। विशिंग ऑल द बेस्ट।